जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब मुझे सुन सकते हैं। मैं अपनी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर कर दूं सबके साथ। या श्योर, आप शेयर करो। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और इस टाइम पे आप टाइम निकाल रहे हैं सुनने के लिए प्रेजेंटेशन। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी कोई भी प्रेजेंटेशन बोरिंग ना हो, या आज तक जो आपने लेक्चर सुने या चीज़ें सुनी उनसे थोड़ा सा हटके हो और थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड हो। और ये प्रेजेंटेशन आपको इसलिए भी काम आएगी क्योंकि आप में से कई लोगों ने ड्रैप का जो टेस्ट है उसके लिए भी अप्लाई किया होगा पूरे पाकिस्तान से। तो उसमें मैंने इसमें थोड़ा ड्रग एक्ट के हवाले से प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो भी मैं शेयर करूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ी मदद भी हो जाए। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे चलते हैं कि ड्रग्स और ड्रग एब्यूज क्या है। ठीक है। इसमें हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है पब्लिक हेल्थ का। ठीक है। तो आप में से कितने लोगों को पता है कि पब्लिक हेल्थ क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी को पता है पब्लिक हेल्थ की डेफिनेशन क्या है तो वो बेशक इस वक्त अनम्यूट करके मुझसे शेयर करें। चले, मैं बताता हूँ आपको। ये है पब्लिक हमारे मुताबिक, ये है हेल्थ, तो ये मिलके बन गया पब्लिक हेल्थ। क्या ये कॉन्सेप्ट है पब्लिक हेल्थ का? नहीं। पब्लिक हेल्थ जो है वो इतना आसान नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। पब्लिक हेल्थ को डिफाइन किया जाता है द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिवेंटिंग अ डिजीज। किसी भी डिजीज को, बीमारी को प्रिवेंट करना है, लाइफ को प्रोलॉन्ग करना है, यानी कि आपकी जो लिविंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करना है और प्रमोट करना है आपकी हेल्थ और वेल बीइंग को थ्रू द ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी। ये डब्ल्यूएचओ बताता है कि हम सबको मिलके अपनी लाइफ को और हेल्थ को ऊपर लेके जाना है। उसके बाद पब्लिक हेल्थ की एक और डेफिनेशन जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है वो बताती है, और वो डेफिनेशन क्या बताती है कि हम एज अ सोसाइटी क्या करते हैं टू इंश्योर द कंडीशंस इन विच द पीपल कैन बी स्टे हेल्दी। सोसाइटी की कंबाइंड एफर्ट्स हैं इसमें। तो पब्लिक हेल्थ जो है ये सोसाइटी कंबाइंड एफर्ट्स से हम अपनी जो हेल्थ है उसको वेलबींग को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारे इनिशिएटिव डिफरेंट गवर्नमेंट्स में लिए गए हैं, जैसे सेहत इंसाफ कार्ड आप ये देख रहे हैं आपके पास, ये पाकिस्तान सेहत कार्ड एक गवर्नमेंट ने किया, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो अभी भी चल रहा है, डेंगू अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, पोलियो रेडिकेशन कैंपेन्स है, और ये साथ कोविड-19 वैक्सीनेशन कैंपेन है। ये मेरा कलीग ही है जिनकी पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई है, और ये खुद भी इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। और जब कोविड आया था तो हम सब ने मिलकर बहुत ज्यादा काम किया था, और फिर वी हैड टू लीड बाय एग्जांपल। इस क्वारंटाइन सेंटर्स को सेट करना और सारी चीजों को मेंटेन करना कोविड की। और ये सारी जो है ये पब्लिक हेल्थ की समझने के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, उसके बाद ड्रग अब्यूज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं, ये भी पब्लिक हेल्थ की एक फॉर्म है, एग्जांपल है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें कि ड्रग एस पर ड्रग्स एक्ट 1976 के क्या डेफिनेशन है इसकी, आप देखें अगर, तो ड्रग एक्ट आपने 1976 ड्रैप के लिए भी पढ़ रहे हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि मैन्युफैक्चर है यानी बनाया गया है, सोल्ड है यानी बेचा जा रहा है, स्टोर्ड है यानी कि उसको महफूज रखा जा रहा है, या ऑफर्ड फॉर सेल है या उसको ऑफर की जा रही है बेचने के लिए, और रिप्रेजेंटेड फॉर इंटरनल और एक्सटर्नल यूज, बॉडी के अंदर या बाहर की यूज के लिए, फॉर ट्रीटमेंट इलाज के लिए, मिटिगेशन प्रिवेंशन डायग्नोसिस इलाज के लिए, रोकने के लिए, किसी चीज के डायग्नोसिस के लिए डिजीज के, या किसी अबनॉर्मल फिजिकल स्टेट के लिए, किसी चीज के सिम्टम्स के लिए, आइदर इन ह्यूमन इंसानों में या फिर एनिमल्स में, या रिस्टोरेशन करेक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एनिमल। और ये प्रिपेयर किया जाए इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम्स, कौन कौन से, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, बायोकेमिक सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। अब ड्रैप को भी अगर आप देखें ना, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के पाकिस्तान, तो उसमें जो मैन्युफैक्चर की जाती है मेडिसिन वो भी इन सिस्टम्स में रजिस्टर की जाती है। इन सारे सिस्टम्स को चेक किया जाता है और मेडिसिन एज पर देम रजिस्टर की जाती है, कंडीशंस को, उसकी स्टैंडर्ड्स को देकर फिर मार्केटिंग में बाद में फार्माकोविजिलेंस भी की जाती है। उसके बाद ड्रग क्या हो सकता है? लाइक सॉरी डिस्टर्बिंग के लिए, वो आपकी स्लाइड्स मूव नहीं हो रही हैं, तो काइंडली आप उसको ना प्रीव्यू में कर दें ताकि वो हम देख सकें ना। अच्छा, इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा?
आप प्रीव्यू में कर दें ताकि स्लाइड्स मूव हो जाए। आपके पास मूव हो रही है? मेरे पास मूव हो रही है असल में, अच्छा, वो हमारा देखिएगा जरा। ये देखिए आपके पास मूव हो रही है। नहीं, मूव नहीं हो रही। अ, आप ये अच्छा ठीक है, अनेबल एडिटिंग में जाके इसको फिर उसमें प्रीव्यू में डाल दीजिए। वेट अ सेकंड। जी, नो प्रॉब्लम। जी। ये देखिएगा आपके पास स्लाइड दोबारा शो हो रही है। अभी तक ये शो नहीं हो रही, स्क्रीन शेयरिंग पे अब आ गई है। जी, अब अब शो मूव। हो रही है। जी, अब आप मूव कीजिएगा नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अब हो रही है। थैंक यू सो मच। चलें। बिकॉज़ आपकी स्लाइड्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो हम एक-एक चीज़ देखना चाह रहे हैं। जी 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 जी, अभी आगे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अच्छा, अच्छा। उसके बाद एबॉर्टिव है, कॉन्ट्रासेप्टिव है, सर्जिकल लाइगेचर, ये सारी आपने पढ़ी होंगी डेफिनेशन ऑफ ड्रग में। या कोई ऐसी चीज जो किसी इंसेक्ट, वर्मिन, रोडेंट, इन सारी चीजों को खत्म करने के लिए, ये ऐसी चीज जो ट्रांसमिट कर रही है डिजीज को ह्यूमन में या एनिमल में, उसको भी हम ड्रग कहते हैं। अब बात करते हैं एडिक्ट क्या है। ठीक है, एडिक्ट, चले मैं आप ही से पूछता हूँ, हमारी जो होस्ट हैं, आपके मुताबिक एडिक्ट क्या है? एडिक्शन किसी भी चीज़ के बारे में जिसको हम उर्दू लैंग्वेज में कहें, किसी की लत लग जाना, या उसके बिना हम रह नहीं सकते, गुज़ारा ना हो हमारा। ठीक हो गया। एडिक्ट, अब देखते हैं हमारी हमारी मुताबिक एडिक्ट क्या है, एक लेमैन के मुताबिक। कोई जो नशई टीका लगाता है, क्या ये एडिक्ट होगा? होगा। ये सिगरेट भर रहा है, हो सकता है इसमें चर्स मिला के भर रहा है, तो ये भी एक एडिक्ट है, नशा कर रहा है। इस तरह के फेसेस हमारे सामने आते हैं जब भी कोई इमेजिन करते हैं कि नशई है, ये कोई एक एडिक्ट है, या कोई जहाज है, तो क्या है, वो इस तरह के चेहरे हैं। फिर उनको अपनी अपनी परवाह नहीं होती, क्या कर रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, सो रहे हैं, लेट रहे हैं, गिर रहे हैं, नहीं पता। ठीक है, लेकिन कंट्रोल्ड ऑफ नार्कोटिक सब्सटेंसेस एक्ट, ठीक है, जो 1997 है, ये ड्रैप के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप डेफिनेशन देखें ना एडिक्ट की, तो वो कहता है एडिक्ट मींस अ पर्सन फिजिकली और मेंटली डिपेंडेंट ऑन एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जो कि फिजिकली भी और मेंटली भी डिपेंडेंट है नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस पे, और अ पर्सन हु हैबिचुअली यूजेस, या उसको आदत हो गई इन ड्रग्स को यूज करने के लिए। अब कॉमन एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे मेथाम्फेटामीन है, सीएनएस स्टिमुलेंट है, हेरोइन है, ओपियोइड है, कोकेन है, बार्बिचुरेट्स है, मेथाडोन, अल्कोहल, कीटामीन, बेंजोडाइजेपीन के ऊपर मेरी एमफिल की रिसर्च भी है कि आप जाते होंगे ब्रोमेज़ेपैम, अल्प्राजोलैम, नींद के लिए, टेंशन खत्म करने के लिए, एंजाइटी के लिए लोग लेते हैं। आजकल किसी ने सुसाइड करनी होती है तो बहुत ज्यादा बेंजोडाइजेपीन ले लेते हैं, किसी का ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, नींद नहीं आ रही, तो बहुत सारी उसने बेंजोडाइजेपीन खा ली, एल्प खा ली। ठीक है, तो ये एक बहुत ज्यादा ट्रेंड में, फैशन में आ गई चीज। इसी तरह से एम्फिटामीन, टबैको, और इस तरह से बाकी सारी चीजें, एलएसडी वगैरह, और पार्टीज वगैरह चल रही हैं आजकल, तो उसमें इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब आते हैं ड्रग एब्यूज के ऊपर। अच्छा, ड्रग एब्यूज क्या होती है? द एक्सेसिव, ज्यादा, मैल एडेप्टिव, आदत होगी है गलत, और एडिक्टिव यूज ऑफ ड्रग्स फॉर नॉन मेडिकल पर्पस डिस्पाइट सोशल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स ना भी हो, आपको नॉन मेडिकल पर्पस है, ठीक है, आपका कोई ऐसा मेडिकल रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप वो चीज ले रहे हो, ठीक है, और तो उस वो क्या हो रहा है, वो एब्यूज है। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर्स कौन से ड्रग एडिक्शन के या अब्यूज के? देखें, फैमिली हिस्ट्री और एडिक्शन। ठीक है, अगर किसी की फैमिली में कोई नशा करता है, कोई उसको देख रहा है, तो उससे हो सकता है इंक्लाइन हो जाए और वो नशे की तरफ बढ़ जाए। फिर अब्यूज, निग्लेक्ट और अदर ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, जैसे ये कोई किसी को बुली कर रहा है, हो सकता है कि बचपन में, ये यूनिवर्सिटी के अंदर कोई आप जाएं और आपको शुरू में कोई बुली करे, और उसके बाद आप वो ट्रॉमा अपने साथ कैरी करें और फिर नशे की तरफ लग जाए। मेंटल डिसऑर्डर सच एस डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी, किसी को डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, ठीक है, मतलब इम्तिहान की टेंशन, किसी ने डांट दिया उसकी टेंशन, पेपर मुश्किल ना आ जाए, फेल ना हो जाओ, उसकी एंग्जाइटी, एंग्जाइटी मतलब समथिंग, आपको डर हो कि समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन, तो वो वाली एक एंग्जाइटी। ठीक है, तो कोई भी इस तरह की डिप्रेशन, एंग्जाइटी का हो सकता है। अर्ली यूजेज ऑफ ड्रग्स, अगर आप ज्यादा ड्रग्स यूज करो बहुत अर्ली एज से, तो आपके अंदर एक कैपेसिटी बन जाती है यूजेज ऑफ ड्रग की, और आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, स्मोकिंग और इंजेक्टिंग ड्रग में इंक्रीज एडिक्टिव पोटेंशियल। ठीक है, तो एक ये जो है मेथड्स जो है, ये भी वेरी करते हैं, और ये भी एक
फैक्टर हो सकता है। अच्छा, उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ड्रग अब्यूज एंड एडिक्शन, कौन कौन से साइन और सिम्टम्स हैं? जी आप सब मेरे साथ हैं ना इस वक्त? स्लाइड्स मूव हो रही हैं? स्लाइड्स मूव नहीं हो रही है ना, स्टक हो गई दोबारा। दोबारा स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये देखिएगा, अब हम आते हैं साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ड्रग अब्यूज और एडिक्शन पे। कौन कौन से साइंस हैं या सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये देखते हैं हम। ये मूव हो रही है आपके सामने? जी मूव हो रही है। ठीक है। निग्लेक्टिंग, कोई स्कूल का काम कर रहे हैं या आप क्लासेस को बंक कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, ये एक साइन है। अगर आपका कोई बच्चा, दोस्त, रिश्तेदार जो है अपनी क्लासेस बंक कर रहा है, छोड़े, तो हो सकता है वो नशे की तरफ रागिब हो। आप ड्रग को यूज कर रहे हो या डेंजरस कंडीशंस जो हो रही हैं वो अराइज हो रही हैं, टेकिंग रिस्क व्हाइल हाई सच एज ड्राइविंग व्हाइल ऑन ड्रग्स, यूजिंग डर्टी नीडल्स, ठीक है। तो ये भी एक साइन और सिम्टम्स है कि आप ड्राइविंग कर रहे हो और आप नशे के अंदर हो, ठीक है, ये भी एक साइन और सिम्टम्स है। फिर आप क्या कर रहे हो कि एक्सपीरियंस कर रहे हो इस तरह की चीजें कि अरेस्ट हो रहे हैं या चोरी कर रहे हो, या आप क्या कर रहे हो कि नशे को पूरा करने के लिए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हो कि जो लॉ के मुताबिक जुर्म है। जैसे कि मैंने काफी ज्यादा जो आपके सामने मुजरिम जो कि ड्रग एडिक्ट थे और वो पकड़े गए थे उनकी तस्वीर लगाई है, 19 अरेस्ट की। उसके बाद प्रॉब्लम है रिलेशनशिप में, सच एज फाइट्स विद योर पार्टनर और फैमिली मेंबर, या कोई अनहैप्पी बॉस, या फिर आपके कोई दोस्त वगैरह जो है वो आपसे नाराज होकर चले जाते हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन में उसके बाद है कि यू नीड टू यूज मोर ऑफ द ड्रग एक्सपीरियंस द सेम इफेक्ट, यानी कि आपको कभी कभी जब आप बहुत ज्यादा ड्रग यूज करते हो तो आपको वो ड्रग का इफेक्ट लेने के लिए आपको ज्यादा इंक्रीज डोज करनी पड़ती है, ठीक है, और स्मॉलर डोज से आपको कोई फायदा नहीं होता। फिर एक साइन सिम्टम ये भी है कि लॉस ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मतलब कोई कहता है कि मैं नशे की हालत में, और इस वजह से फिर वो कुछ भी कर गुजरता है, ठीक है, और कहता है मैं तो नशे में था। उसके बाद आपकी लाइफ जो है ना रिवॉल्व अराउंड करती है ड्रग यूज पे, ठीक है, कि आप ड्रग यूज करोगे तो आप नॉर्मल रहोगे, नहीं करोगे तो फिर आप नॉर्मल नहीं होगे। उसके बाद यू हैव अबेंडेंड एक्टिविटीज यू यूज टू एंजॉय। अब आपके सामने मैंने देखा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिसाल दी है टिकटॉक की। एक वक्त में हो सकता है आप में से कई ऐसे हो जो ये चीजों को एंजॉय करते हो, टिकटॉक, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, या कहीं जाना, लेकिन अब आपको वो चीजें फैसिनेट नहीं करती, ठीक है। आप वो सारी चीजें जो आपको शौक भी था उसको भी छोड़ चुके होते हैं, क्यों? क्योंकि आप पे नशा हावी हो चुका होता है, ठीक है। उसके बाद है कि यू कॉन्टिन्यू, मेरे ख्याल से दोबारा आपकी वो स्लाइड्स बंद हुई है, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद है यू कंटिन्यू टू यूज ड्रग्स डिस्पाइट नोइंग इट्स हर्टिंग यू, ठीक है, इट्स कॉजिंग मेजर प्रॉब्लम्स लाइफ, जैसे ब्लैकआउट्स हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, इन्फेक्शंस हैं, मूड स्विंग्स हैं, डिप्रेशन, पैरानोया, इस तरह की चीजें हैं, लेकिन आप फिर भी यूज कर रहे हो। कोई भी चीज आपको रोक नहीं रही है, आपके पास पैसे नहीं है, आपके परेशानी है, कुछ भी है, ठीक है। तो ये भी एक उसका सिम्टम है। उसके बाद वार्निंग साइंस दैट अ फ्रेंड और लव्ड वन इज अब्यूजिंग ड्रग्स। देखिए वार्निंग साइंस कौन कौन से होते हैं, अगर मैं अब आपको कहूं कि आप अपने इर्द गिर्द देखें अपने दोस्तों में, मतलब आप दोस्तों में उठते बैठते हैं, तो आप उनमें नजर रखें कौन से वार्निंग साइंस उनसे आ सकते हैं जिससे आपको लगे कहीं वो नशे की तरफ तो नहीं जा रहे, ठीक है। फिजिकल वार्निंग साइंस जैसे कि आंखें लाल होती हैं, ब्लड शॉट आईज, पीपल लार्ज होते हैं या स्मॉलर हो जाते हैं यूजुअल से, चेंजेस इन एपिटाइट और स्लीप पैटर्न, नींद नहीं आती, ठीक है, तो आपने सुना होगा कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे चैन नहीं आता, तो वो ये बात है कि नींद नहीं आती, ठीक है। स्लीप पैटर्न चेंज हो जाता है, सडन वेट लॉस या वेट गेन हो जाता है, एकदम से लड़कियां खासतौर पर परेशान होती हैं, हमारा वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया हुआ है, या फिर हम लूज कर गए वेट, ठीक है, ज्यादातर गेन पे परेशान होती हैं। तो वो जो अगर किसी का एकदम हो रहा है, ठीक है, तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है कि कहीं कोई ऐसी ड्रग का अब्यूज तो नहीं हो रहा कि जो ड्रग नहीं यूज करनी चाहिए लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट जाके वो यूज हो रही है। डिटोरिएशन ऑफ फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनल ग्रूमिंग हैबिट्स, मतलब अगर आपकी एक लड़की जो है या एक लड़का है अपनी स्किन केयर रूटीन की बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, ठीक है, सन ब्लॉक लगा रहा है, ठीक है, डे क्रीम लगा रहा है, नाइट क्रीम लगा रहा है, उसके बाद बायोटिन ले रहा है, उसके बाद इस तरह की चीजें ले रहा है कि उसकी स्किन अच्छी हो,
लेकिन लेकिन फिर भी उसकी स्किन खराब हो रही है, वो चीजें ठीक नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि वो कहीं पे कोई ऐसी ड्रग का अब्यूज कर रहा हो या यूज कर रहा हो जो शायद उसके नोटिस में ना हो, लेकिन फिर भी वो उसका एक्सेसिव यूज कर रहा है जो बॉडी रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ठीक है। और फिर ये भी हो सकता है कि कई बार वो ऐसी नशों में लग जाए कि जिसकी वजह से वो जो अपना ख्याल रखता था वो भी ना रख पाए, तो ये भी एक तरह का वार्निंग साइन है। अनयूजुअल स्मेल ऑन ब्रेथ, बॉडी और क्लोथिंग। ठीक है। तो अगर आपके मुंह से स्मेल आ रही है या किसी दोस्त के उससे आ रही है और अजीब सी स्मेल, तो हो सकता है वो कहीं नशे है, उसकी वजह से वो अपना ख्याल नहीं रख रहा। ठीक है। स्लाइड्स मूव कर रही हैं, काइंडली बता दीजिएगा। जी मूव कर रहे हैं। ट्रेमर्स, स्लर्ड स्पीच और इम्पेयर्ड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, हाथ कांप रहे हैं, बोला नहीं जा रहा, तो ये भी एक वार्निंग साइन है। बिहेवियरल वार्निंग साइंस होते हैं कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल बिहेवियर क्या देखेंगे आप आसपास यूनिवर्सिटीज में कि अटेंडेंस शॉर्ट है, बंक कर रहे हैं, आ नहीं रहे, भाग रहे हैं। अनएक्सप्लेन्ड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, बोरिंग और स्टीलिंग, क्या बार बार एक बंदा जो है वो आपके पास मांगना शुरू हो गया, पहले ऐसा नहीं था लेकिन वो मांग रहा है या चोरी कर रहा है, तो हो सकता है वो अपने नशे को पूरा करने के लिए वो चीजें कर रहा हो। इंगेजिंग इन सीक्रेटिव और सस्पिशियस बिहेवियर, यानी कि वो ऐसा है कि उसकी कुछ हरकत सकनात ऐसी हो गई कि आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा अजीब हो गया, कहीं ये नशे में तो नहीं है, ये भी एक साइन है। सडन चेंज इन फ्रेंड्स, फेवरेट हैंगआउट्स और हॉबीज। ठीक है, मतलब लड़कों का ग्रुप होता है, लड़कियों का ग्रुप होता है, लेकिन वो हमेशा कहते हैं जी हम जिएंगे साथ साथ, मरेंगे साथ, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो अजीब लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर देते हैं, हैंग आउट करना शुरू कर देते हैं, आपसे कम मिलना शुरू हो सकता है कि वो एक वार्निंग साइन हो कि वो कहीं ऐसे लोगों में ना जो नशा बेच रहे हो या उस पर लगा रहे हो उनको। फ्रीक्वेंटली गेटिंग इनटू ट्रबल, जैसे फाइट्स, एक्सीडेंट, इलीगल एक्टिविटीज है, ये भी वार्निंग साइन है। ठीक है। साइकोलॉजिकल वार्निंग साइन में क्या है? अनएक्सप्लेन चेंज इन पर्सनैलिटी और एटीट्यूड, एकदम से पर्सनैलिटी चेंज हो गई है आपकी। ठीक है। सडन मूड स्विंग्स है, इरिटेबिलिटी एंड एंग्री आउटबर्स्ट। ठीक है। जैसे ये खातून जो एकदम गुस्सा कर रही हैं, गाड़ी चला रही हैं और जरा सा कोई कट कर आ गया तो गुस्सा आ गया। ठीक है। हो सकता है यही खातून कुछ अर्सा पहले जब नशा नहीं करती थी तो बिल्कुल कूल एंड काम। तो ये चेंजेस होते हैं कुछ जो आपने ऑब्जर्व करने होते हैं आपके बिहेवियर में भी। पीरियड्स ऑफ अनयूजुअल हाइपर एक्टिविटी, एजिटेशन और गिडेडनेस। ठीक है। अब बहुत हाइपर एक्टिव कभी कभी हो जाते हो, एजिटेट हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। लैक ऑफ मोटिवेशन है, अपीयर लेथार्जिक और स्पेस्ड आउट, बड़े लेजी से हो जाते हो, काम में दिल नहीं लगता, मोटिवेशन नहीं है कि मैं सुबह उठूं काम करूं सारा कुछ, पूरी रात आप अगर कोई है नशे में है या कुछ इस तरह से, तो ये भी आपने देखना होता है। अपीयर्स fearful, एंशियस और पैरानॉइड, कभी कभी डर लगता है, कुछ नशे ऐसे होते हैं कि उसमें हेलुसिनेशंस भी होती हैं। ठीक है। तो अगर ऐसा है तो आपने ऑब्जर्व करना है कि किसी बंदे में किसी आसपास में कोई ऐसा है तो नहीं, भाई सारी आप अपने दोस्तों में फैमिलीज में ऑब्जर्व करें। अच्छा, व्हेन अ लव्ड वन हैज अ ड्रग प्रॉब्लम, उसकी ड्रग प्रॉब्लम होती तो आपने क्या करना है? आपने यू हैव टू स्पीक अप, यू हैव टू गो एंड टॉक टू दैट पर्सन। आपने उससे बात करनी, उसको समझाना है कि परेशान नहीं होना। ठीक है। ये मुश्किल टाइम है और इसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। तो वही डायलॉग कि परेशान ना हो, मैं हूं ना, तो बस आपने ये कहना कि मैं हूं ना, यू हैव टू स्पीक अप। अवॉइड सेल्फ ब्लेम। ठीक है। यू कैन नॉट सपोर्ट अ पर्सन विद अ सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम, जब और आप उसको इनकरेज नहीं कर सकते। अगर आप फोर्स करते हो ना तो वो हो सकता है ना माने, हो सकता है वक्ती कहे कि हाँ हाँ मैं मान गया, लेकिन बाद में वो ना माने। ठीक है। तो आपने ये जो चीजें है ना ये नहीं करनी, आपने इसको फोर्स नहीं करना, अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना और उसको समझाना है। डू नॉट मेक अटेम्प्ट टू थ्रेटन, पनिश, ब्राइब और प्रीच, आपने उसको डराना धमकाना नहीं है, पनिश नहीं करना। ठीक है। रिश्वत नहीं देनी, वरना उसको उस तरफ आदत हो जाएगी, उसको चीजें समझानी है प्यार से। ठीक है। आपने इमोशनल अपील करनी है, दैट ओनली एड टू देयर यूजर्स फीलिंग ऑफ गिल्ट, उसको पता चले कि नहीं यार ये जो मुझे समझा रहा है ये मेरा खैर ख्वाह है। ठीक है। ताकि वो अपनी जो ड्रग उसकी आदत उसको कम करे। कवर अप और मेक एक्सक्यूज फॉर द ड्रग अब्यूजर और शील्ड देम फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर ड्रग यूज, आपने ना ये नहीं करना कि उसको बिल्कुल बचा रहे हो। ठीक है। कि यार तुम ये कर रहे हो और चलो मैं तुम्हें बचा लेता हूँ और सारे कुछ, आपने ना एक पूरी बैलेंस रखना है कि उसको समझाना भी है और उसको निकालना भी है, उसकी गलत चीज को कवर अप नहीं करना। ठीक है। और साथ साथ उसको कहीं आसपास कम्युनिटी में जलील भी नहीं करना। ठीक है। तो बड़ा ही एक बैलेंस तरीके से उसको गाइड करना है। डू नॉट टेक ओवर द ड्रग्स अब्यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिमिनिशिंग देयर सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ, मतलब उसको ये नहीं कहना यार तुम तो नशा कर दो, तुम ना करो मैं करता हूँ, जब तक तुम ठीक नहीं होते तब तक मैं इसको संभालता हूँ, नहीं। बहुत इंटेलिजेंटली आपने उसको डील करना है। ठीक है, नशे वाले बंदे को। अच्छा, डू नॉट जस्ट हाइड और थ्रो आउट ड्रग्स, रादर गाइड एंड काउंसल। ठीक है। आपने फेंकनी नहीं है, मतलब उसने अपना बहुत हो सकता है स्टॉक जमा किया, बड़ी मुश्किल से किया वो स्टॉक,
और आप जब उसको फेंक दोगे तो हो सकता है वो बड़े गुस्से में आ जाए कि यार इसने ये तो मेरा सारा स्टॉक ही बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो वो गुस्से में आ जाए और वो हो सकता है आपकी बात ना माने, ठीक है। तो इसमें भी आपने थोड़ा सा एहतियात करने। आर्ग्यू विद द पर्सन व्हेन दे आर हाई, ठीक है। आपने ये आर्ग्यूमेंट जो है ना ये नहीं करनी कि आप आर्ग्यू कर रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दूर हो जाऊंगा, ठीक है। तो खास तौर पे जब वो नशे की हालत में है, हालत में उसको कुछ समझ नहीं आएगा, वो हो सकता है हालत में आपको मार ही दे कहीं, ठीक है। तो आपने थोड़ा बच के, थोड़ा बैलेंस के साथ, डू नॉट यूज ड्रग्स विद अ पर्सन। अब ये ना हो कि आप इतना बचें और इतना उसको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करें कि उसको कहें कि यार आओ मैं भी तुम्हारे साथ मिलके थोड़ा सा इस्तेमाल कर, तो फिर देखते हैं ये क्या है, ठीक है। इतना उसको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए, और ये ना हो कि आप उसको बचाते बचाते खुद नशे में लग जाए, ठीक है। तो आपने ये थोड़ा सा अपने आप को सेफ साइड पे रखना। उसके बाद डू नॉट फील गिल्टी और रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ड्रग एब्यूजर्स बिहेवियर। किसी और की वजह से खुद को गिल्टी नहीं करा देना, ठीक है, या रिस्पॉन्सिबल नहीं करना कि एक एब्यूजर अगर कोई चीज कह रहा है कर रहा है, गुस्सा आप पे निकाला, तो ये ना हो कि आपको कि भाई ये तो शायद मैंने गलत किया है। अच्छा, अब अगर कानून की बात करें तो कानून में प्रोहिबिशन और पनिशमेंट, ये आपने पढ़ा होगा, जैसे ड्रग एक्ट में भी पढ़ते हैं, नारकोटिक कंट्रोल सब्सटेंसेस एक्ट में भी पढ़ा होगा आपने, ठीक है। 23-27 जो सेक्शंस हैं, और नारकोटिक में खासतौर पे ये है कि आपने किन चीजों से रोका गया है और उसकी पनिशमेंट की अगर आप वो करते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोहिबिशन है, नशे से बात करते हैं अगर, कल्टीवेशन ऑफ नारकोटिक प्लांट्स विदाउट परमिशन ऑफ फेडरल, आप विदाउट वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत की परमिशन के बगैर आप कल्टीवेट नहीं कर सकते नारकोटिक की। अगर करोगे तो आपको क्या होगा, कैद होगी 7 साल के लिए, या फाइन होगा, ये जुर्माना, या फिर दोनों हो जाएंगे। साथ साथ आप प्रोहिबिशन ऑफ पोजेशन ऑफ नारकोटिक ड्रग, ठीक है। अब ये देखें ये क्या है, ठीक है, ये आई गेस चरस है, ठीक है। तो आप ये नारकोटिक ड्रग्स जो है ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, इनसे चीजें बना नहीं सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, प्रिपेयर नहीं कर सकते, पोजेस, ऑफर फॉर सेल, बेच नहीं सकते, सेल, परचेज, खरीद नहीं सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते इर्द गिर्द सोसाइटी में, और डिलीवर नहीं कर सकते किसी को, ठीक है। ये ना नशे की डिलीवरी कर रहे हो, ये सब में पाबंदी है, ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिशन फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नारकोटिक। अब ये भाई साहब को देखें, ठीक है, ये जैसे वो बॉडी शेपर होता है ना, बॉडी शेपर होता है, तो आजकल लोग मेल फीमेल वगैरह वो इस्तेमाल करते हैं अपने, इन्होंने बॉडी शेपर की टाइप पे, तर्ज पे इन्होंने नशा ही चिपका लिया अपने साथ कि मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करूंगा, भाई एक मुल्क से दूसरे मुल्क, पकड़े गए, ठीक है। और उसके बाद क्या होगी, सजा होगी। तो क्या है, नो वन शेल इंपोर्ट इनटू पाकिस्तान, पाकिस्तान में नहीं ला सकते, एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर नहीं लेके जा सकते, ट्रांसपोर्ट विद इन पाकिस्तान, एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, और ट्रांसशिप नहीं कर सकते, समंदर के जरिए भी नहीं लेके जा सकते। प्रोहिबिशन ऑन ट्रैफिकिंग और फाइनेंसिंग द ट्रैफिकिंग ऑफ नारकोटिक ड्रग, क्या नहीं कर सकते, ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, स्मगलिंग नहीं कर सकते। तो आपने ये, मैंने एक पिक्चर की है कि जिसमें ड्रग ट्रैफिकिंग पकड़ी गई, 40 फॉरेन स्मगलर्स पाकिस्तान में पकड़े गए, ठीक है। समा न्यूज की थी। 100 ग्राम और लेस अगर आप करते हो ना, फॉर एग्जांपल ट्रैफिकिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की सारा कुछ, तो इंप्रिजनमेंट है विच में एक्सटेंड टू, कैद होगी जो कि 2 साल तक हो सकती है, फाइन और या दोनों हो सकता है। अगर आपने 100 ग्राम से ज्यादा जो है ये चीजें नारकोटिक, इनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल सेल डिलीवर किया, लेकिन वो 100 ग्राम से ज्यादा हो लेकिन 1 किलोग्राम से कम हो, तो 7 साल की कैद है या फाइन। अगर 1 किलोग्राम से ज्यादा हो गई है, 1 किलोग्राम से ज्यादा आपने बेच दिया है सारी चीजें, तो आपको सजाए मौत हो सकती है, आपको उम्र कैद हो सकती है, आपको 14 साल तक जेल हो सकती है। अब ये बड़ी चेक मॉडल थी, ठीक है, चेक रिपब्लिक की, और ये आई थी, ठीक है, और पकड़ी गई नशा बेचते, आपको पता होगा ये। और इसके बाद इनको 8 साल 8 महीने जो है जेल की सजा हुई। प्रोहिबिशन ऑन ओनिंग ऑपरेटिंग प्रेमिस ऑफ मशीनरी और मैन्युफैक्चर नारकोटिक, अगर आपके पास ऐसी मशीनरी है जिसे आप बना रहे हो नारकोटिक चीज, जैसे एक टैबलेट बना रहे हो, कुछ और चीज बना रहे हो, तो आपको 25 या 25 साल तक कैद, जो कि 10 साल से ये नहीं होगा कि कम हो, ठीक है। और आपको 1 मिलियन 10 लाख तक जुर्माना भी हो सकता है। प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ एसिड डिराइव्ड फ्रॉम नारकोटिक, अगर आपने नारकोटिक सब्सटेंसेस बेचे, फिर उससे पैसा हासिल किया और फिर उससे चीजें खरीदी, तो आपको 14 साल तक कैद हो सकती है, जो कि 5 साल से कम नहीं होगी। और इसके बाद आपको फाइन हो सकता है, जो कि उन एसिड्स की जो वर्थ होगी ना उसके मुताबिक होगा, ठीक है। और गवर्नमेंट जो होगी ना वो फोर फीचर यानी कब्जे में ले लेगा आपके सारे एसेट्स। तो अगर आप नशा नुशा बेच के कर रहे हो और अगर आप पकड़े गए, तो सारी चीजें जो आपने उससे बनाई हैं वो पकड़ी जाएंगी। अच्छा, अब फर्ज करें ये आपकी जो हमारी होस्ट है उनका क्या नाम है, मैं अगर पूछूं तो? महाविश। महविश। जी।
महविश नाम है आपका? जी जी। अच्छा महविश, फर्ज करें ये सबसे राइट पे ना आप बैठी हुई हैं, ठीक है? आपको किसी ने कहा कि सपोज करें कि नशा बेचो तो इससे बड़ा पैसा आएगा, और वाकई ऐसा है कि नशा बेचने से पैसा आता है, या आपने कहा कि जी नशा बेचते हैं, आपने बेच के देखा तो उससे ना बहुत ज्यादा पैसा जनरेट हुआ। आपने क्या कहा, अपने दोस्त जो है ना साथ वाला, जैसे ये जो आपके साथ एक और दोस्त बैठी हो, एग्जांपल लें, आपने इसको कहा कि फार्मेसी में क्या रखा है फील्ड में, इसमें तो कोई स्कोप नहीं है, नशे में बड़ा स्कोप है, ये बेचते हैं। तो आपकी दोस्त जो है वो भी आपके साथ आके लग गई, उसने तीसरी दोस्त को कहा अपनी, वो भी साथ हो गया, उसने चौथे दोस्त को कहा ये, तो एंड रिजल्ट पता क्या होगा? ये होगा जो आपके सामने पिक्चर में है, ठीक है? यानी कि अगर एडिंग करते हैं, मदद करते हैं, अबेटमेंट और एसोसिएशन होती है, यानी आपका कोई जुड़ जाता है आपके साथ, आपकी टीम में, आपको कोई मदद कर रहा है, आपकी कोई सहूलतकारी कर रहा है, आपको कोई नशा फराहम करने में, बेचने में, डिलीवर करने में, मैन्युफैक्चर करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद कर रहा है, तो उसका एंड रिजल्ट ये होगा आपके सामने। तो आप ये कोई भी ये ना समझे कि आज एक चीज जो है वो इतना आपको पैसा दे रही है सारा कुछ, वो आपको नहीं। तो ड्रग अब्यूज एडिक्शन जो है, या इसकी सेल परचेज जो है, ये आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में जाके आज नहीं तो कल फंसा देगी। क्यों? क्योंकि जब इसकी इन्वेस्टिगेशंस होती है ना, तो ट्रेल को पकड़ा जाता है। ट्रेल हो सकता है आप सालों पुराना भी आपने गुनाह किया हो, तो जब ट्रेल पकड़ी जाएगी, ऑफिसर या इंस्पेक्टर्स वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पकड़े जाएंगे, ठीक है? तो सबने इस चीज से दूर रहना है। ये मैं बस एग्जांपल इसलिए की ताकि आप काफी अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन दी है, थैंक यू। मैं बस वो ताकि आप लोग ना समझ जाएं इसको, ठीक है? ऑब्स्ट्रक्शन टू द ऑफिसर। अब क्या होता है, कई बार हम फील्ड में काम करते हैं, या एफआईए के इंस्पेक्टर्स हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, पुलिस इंस्पेक्टर्स हैं। तो अगर किसी इंस्पेक्टर को फॉर एग्जांपल कोई अपने काम करने में, जैसे हम कोई रेड कर रहे हैं और हमें कोई ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है या रोक रहा है, सरकार में मुदाखलत कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years, 3 साल तक वो कैद हो सकता है। अगर कोई सिर्फ हमें रोकेगा, अगर हम लिख देना कि ये ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, तो उसको कैद हो सकती है 3 साल तक। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि हम क्या करते हैं। अभी चैट के अंदर अगर मैसेजेस आप लोग अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, खासतौर पे जब मैं कहूंगा तो फिर मैं उसको फिर एक एक करके आपको उसका आंसर करूंगा। हम ड्रग इंस्पेक्टर्स क्या करते हैं, ये मैं आपको पावर्स बता रहा हूँ एज पर द सेक्शन नंबर 18 ऑफ द ड्रग एक्ट 1976, 1976 का जो ड्रग एक्ट है, जो पूरे पाकिस्तान पे लागू है, और जिसके नीचे पंजाब ड्रग रूल्स हैं 2007 के, उसके बाद बाकी बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इनके जो ड्रग रूल्स हैं डिफरेंट, ये इस ड्रग एक्ट की छतरी के नीचे फिर ये सारे प्रोविंसेस के अलग रूल्स होते हैं। तो ड्रग एक्ट में एक ड्रग इंस्पेक्टर की पावर्स क्या हैं, जिसको मैंने पिक्टोरियल एविडेंस के साथ आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर मेरे पास पहली पावर ये है कि, अच्छा ये जो पावर्स को मैं बता दूं, आपने देखा होगा कि सेक्शन के अंदर सब सेक्शन, और ये A B C D E पावर्स है, फिर F to J की पावर्स हैं, ये A to E की पावर्स है ना। A to E की पावर्स हमें जैसी हमारा हमें एक हमारी पोस्टिंग होती है कि मुझे फॉर एग्जाम्पल तहसील चुनिया का ड्रग इंस्पेक्टर लगाया गया, तो मुझे A to E की पावर्स फौरी मिल जाती हैं। फिर क्या होता है, हमारी F to J की पावर्स होती हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। गवर्नर ऑफ पंजाब जो होता है, पहले हमारा एक डिपार्टमेंटल ऑर्डर होता है कि इनको ड्रग इंस्पेक्टर लगाया गया, फिर एक डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन होता है कि इनको ये पावर्स दी जा रही हैं, फिर तीसरा हमारा एक गजट नोटिफिकेशन होता है जो ऑफिशियल गजट में गवर्नर ऑफ पंजाब करता है, और उसमें बताता है कि इनको F to J की पावर्स दी जा रही हैं ऑफिशियल। उसके बाद हम अपनी A to J की पावर्स जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, अब पहली पावर क्या है? इंस्पेक्ट, हम किसी भी प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट कर सकते हैं जहां पे ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही है, बनाई जा रही है, ठीक है? और जो कोई भी उसका रिकॉर्ड है उसको देख सकते हैं। अब ये जैसे मैंने एक क्वैक है, एक आम डॉक्टर था जाली, उसको रेड किया, और मैं यहाँ पे आपको देख रहा होगा ये ऊपर चढ़ के ये चेकिंग कर रहा हूँ कि इसने क्या रखा हुआ है, क्या छुपाया हुआ है, क्योंकि एक क्वैक के पास तो लाइसेंस ही नहीं है, तो वो तो कर ही नहीं सकता। तो ये कई बार ऐसी जगहों पे मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, छोटी छोटी शीशियों में जगहों पे ना, तो देखना होता है सारा। अच्छा, अब ये एक पिक्चर है, ये बहुत एक कंप्लेन आई, और मैं वहां पे मैंने जब विजिट किया तो कंप्लेन थी कि इस तरह से इलाज हो रहा है। अब वहां पे जब आप रेड करते हो तो आपका कामयाब रेड तब होता है जब आप मुजरिम को फौरी जगह पे रंगे हाथों पकड़ लेते हो, या पकड़ा रहता है मुजरिम वहां पे। अब मैं जब वहां पे गया, बहुत दूर दराज ट्रैवल करके लाहौर से चला कसूर में, और एक बहुत गाँव था वहां, मजार था, उसके पास ये शॉप थी। जब मैं वहां पे गया तो पता चला कि जिसकी कंप्लेन थी वो बंदा वहां पे नहीं है। तो वहां पे एक बच्चा था जो ये स्टोर पे प्रैक्टिस कर रहा था, मतलब अपने जो बाप था उसकी एब्सेंस में। बाप भी कोएक था, जाली डॉक्टर। तो मेरे पास क्या ऑप्शन थी कि मैं क्या करूं, या तो मेरा रेड फेल हो गया, या फिर मैं वहां पे अपनी स्किल्स यूज करूं। फिर मैंने अपनी एक्टिंग स्किल्स को यूज किया।
अब यहाँ पे आप मेरी देखें कितनी बेचारों वाली बीमार चेहरा है, तो मैं यहाँ पे एक बीमार बन के बैठा, उसको मैंने कहा मैं बहुत बीमार हूँ, सर में दर्द हो रही है, मज़ार पे आया था, तो मुझे चेक कर, तो उसने मेरा बीपी चेक किया और मुझे कहा कि आपको तो पेट में गैस है जो सर को चढ़ गई और सर में दर्द और बुखार है। अब ये मेरे लिए भी एक डायग्नोसिस अजीब था कि मुझे अच्छा ये है। फिर मैंने, मेरे साथ नायब कासिद था दोस्त था, उसको भी किया, उसको भी अलग अलग बीमारियां उसने बताई। फिर मैंने थोड़ा रियलिस्टिक होने के लिए मैंने उससे न्यूरोल फोर्ट ली, मैंने खाई। उसके बाद मैंने कहा कि मुझे ये मेडिसिन कहाँ से लेते हैं, उसने कहा कि हम लेते हैं। मैंने कहा कि अपने वालिद को बुलाओ, मुझे ना ये कहीं से नहीं मिल रही थी, तो आप मुझे ये मेडिसिन दे सकते हो। तो उसमें कुछ बैंड मेडिसिन भी थी जो मेरे सामने पड़ी हुई थी। उसने बुलाया अपने फादर को, 10-15 मिनट में उसके साथ बातें करता रहा। उसके जैसे ही वालिद आया जो क्वैक था, हमने उसको पकड़ा, ठीक है। तो कभी कभी यू हैव टू प्लान एंड वर्क एंड इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट वेरी वेरी इंटेलिजेंटली, ताकि आपकी जो काविश है वो जाया ना जाए, ठीक है। तो ये आपकी सिर्फ आपने अपनी जहानत का इस्तेमाल करना है, आपने प्रोफेशनलिज्म का इस्तेमाल करना है, आपने अपने कानून जो है, जो कि मैं पावर्स की बात कर रहा हूँ, उसकी सही तशरीह आपको आनी चाहिए कि आप कैसे, जब ऑब्वियसली एक्यूज रंगे हाथों पकड़ा जाएगा, तो जो पेनल्टी होगी वो उस पर फिर लागू होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि हमने इसको रंगे हाथों पकड़ा है, ठीक है। तो ये चीजें ड्रग कोर्ट में, अदालत में जाके काम आएंगी एज एन एविडेंस, क्योंकि जब हम उसका पिक्टोरियल एविडेंस ले लेंगे, उसका स्टेटमेंट ले लेंगे, जो हम देखते हैं फॉर्म 5 सीजर का, आपने पंजाब ड्रग रूल्स में पढ़ा है, तो उसमें काम आएगी। अब ये एक है मेरे साथ, ये ड्रग इंस्पेक्टर है फीमेल, ठीक है। और अब ये मेरी उधर सांगला हिल में जब मेरी पोस्टिंग थी ननकाना में, उस वक्त की बात है, तो मैं सांगला हिल ड्रग इंस्पेक्टर था, तो ये मेरे साथ रेड पे थी। और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं पावर क्या है कि ड्रग जहाँ पे सोल्ड है, स्टॉक्ड है, एग्जिबिटेड फॉर सेल है, बेचने की पर्पस या डिस्ट्रीब्यूट होने की, ठीक है। तो उधर हम स्टोरेज अरेंजमेंट्स को देख सकते हैं, ये रेलिवेंट रिकॉर्ड को देख सकते हैं। तो वहां पे जाके मैं इनवॉइस ऑफ वारंटीज को देख रहा हूँ, जो कि एक ट्रेल है कि इसने ड्रग कहाँ से खरीदी स्टोर वाले ने, फिर उससे पूछ सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर से आपने किस मैन्युफैक्चरर से खरीदी। तो ये पूरी एक ट्रेल को हम चेक करते हैं कि कहीं ड्रग जाली ना हो, स्पूरियस ना हो, ठीक है। तो ये एक चीज हमारी पावर है हमारे पास। अच्छा, टेक सैंपल्स ऑफ एनी ड्रग विच इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड और बीइंग सोल्ड और स्टॉक इन और एग्जिबिटेड फॉर सेल और बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। हम कहीं पे भी जा सकते हैं, आपके सामने मेडिसिन है, हमें कई बार हम रिस्क बेस्ड सैम्पलिंग करते हैं, हमें लगता है ये मेडिसिन जाली है, ये लगता है ये मेडिसिन एक्सपायर हो गई है, या हमें लगता है यहाँ पे फ्रिज की टेम्परेचर की कंडीशन ऐसी नहीं है कि ये मेंटेन कर सकती हो स्टेबिलिटी। तो हम उस ड्रग को उठाते हैं और ड्रग टेस्टिंग लैब भेज देते हैं। ड्रग टेस्टिंग लैब इसको चेक करती है। ड्रग टेस्टिंग लैब में, आपने ड्रग एक्ट में पढ़ा होगा कि वहां पे फार्मासिस्ट होता है जिसको हम डैश कहते हैं। क्या डैश? अपने अपने दिमाग में सोचें कि क्या कहते हैं ड्रग उसके लेबोरेटरी के अंदर, उसको कहते हैं गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट जो होता है, ये आपको ड्रैब के टेस्ट में भी काम आएंगी चीजें, वो इन सैंपल्स को टेस्ट करता है, फिर वो एक रिपोर्ट जनरेट करता है। अब हम क्या करते हैं, पंजाब ड्रग रूल जब आप पढ़ेंगे तो आपकी मैं साथ साथ रिवाइज करवा दूं, हम फॉर्म नंबर 4 होता है जिसको कहते हैं सैंपल लेना, सैंपल लेते हैं फॉर्म नंबर 4 पे, उस पे हम फिर फॉर्म नंबर 6 जनरेट करते हैं जिसको कहते हैं मेमोरेंडम टू गवर्नमेंट एनालिस्ट, ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर फॉर्म 6 मेमोरेंडम भेजता है गवर्नमेंट एनालिस्ट को ड्रग टेस्टिंग लैब में, फिर वहां पे विद इन 60 डेज एक गवर्नमेंट एनालिस्ट उसको टेस्ट करता है, और उसके बाद वहां से जनरेट करता है फॉर्म 7 जो कि होता है रिजल्ट, होता है उसके टेस्ट और एनालिसिस की रिपोर्ट होती है जैसे कहते हैं, और वो भेजता है फॉर्म नंबर 7 उसको इंस्पेक्टर को, और वो क्वाड्रुप्लिकेट में होता है कि वो एक कॉपी इसको भेज दी उसको भेज दी, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज है ये उसके बाद रिपोर्ट आ गई, उसके बाद अगर तो फेल हो गया, यानी फेल क्या हो सकता है, सब स्टैंडर्ड हो सकता है, स्टैंडर्ड का नहीं है, स्पूरियस हो सकता है यानी जाली हो सकता है, मिस ब्रांडेड हो सकता है, उसकी लेबलिंग पूरी नहीं है, काउंटरफीट हो सकता है कि जाली मिमिक किया हुआ है, किसी को कॉपी किया हुआ है किसी ब्रांड को, तो वो फिर क्या होता है उस पर केस रजिस्टर किया जाता है। तो ये हम सैम्पलिंग कर सकते हैं, ये हमारी पावर्स है। फिर हम एंटर और सर्च कर सकते हैं विद सच असिस्टेंट, मदद के साथ, इफ एनी, अगर इंस्पेक्टर ऐसी कंसीडर्स नेसेसरी, अगर नेसेसरी कंसीडर करता है कोई भी बिल्डिंग, वेसल, प्लेस, और ही हैज अ रीजन टू बिलीव दैट एन ऑफेंस और अंडर दिस एक्ट, कि उसको लग रहा है कि ये कोई जुर्म होने वाला है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं खड़ा हूँ, साथ मेरे साथ मैंने पुलिस की मावरत ली, तो वहां पे पुलिस खड़ी है मेरे साथ, साथ मेरे साथ ये जो शलवार कमीज में ये खड़े हैं वहां पे उस वक्त दी देन ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ जो मेरे साथ की तहसील थी पत्तों की, भाई फेरू, तो उसके थे सलीम नूर साहब। तो हमने एक मेरी तहसील में एक जगह पे रेड किया जहाँ पे चीजें मैन्युफैक्चर हो रही थी, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर को पकड़ा, वो बॉटल्स आप देख रहे हैं ये साथ जो आगे पड़ी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग का सामान था अंदर, वो हमने सीज किया। तो हम एंटर और सर्च कर सकते हैं किसी भी बिल्डिंग को, वेसल को, प्लेस को, लेबोरेटरी को, हॉस्पिटल को, मेडिकल स्टोर को, फार्मेसी को, किसी भी जगह को हम जाके चेक कर सकते हैं।
call any person to present as a witness in the course of a search or seizure or any connection with or any other matter where the presence of witness is necessary. तो हम क्या कर सकते हैं कि हम ना जब रेड करते हैं ना, जैसे ये ड्रग इंस्पेक्टर मेरे साथ थे, मैं अकेला भी रेड कर सकता था, लेकिन मैंने उनको एज अ विटनेस डाला, सरकारी विटनेस। हमारा जो फॉर्म होता है फॉर्म 5, जिसमें हम चीजों को सीज करते हैं, उनको चालान या सील कर देते हैं, किसी मेडिकल स्टोर को फॉर एग्जांपल, कि मैं मेडिकल स्टोर पे जाऊं, उसको मैं सील कर दूं, फिर फॉर्म 5 में भरूंगा जिसमें मेडिसिन का नाम, उसका बैच नंबर, उसका जो क्वांटिटी है, उसकी मैन्युफैक्चरर है, उसका ऑफेंस के सेलिंग स्टॉकिंग एग्जिबिटिंग ऑफ सेल विदाउट क्वालिफाइड पर्सन, विद सेलिंग स्टॉकिंग एग्जिबिटिंग फॉर सेल ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन। तो ये सारे के सारे फिर मैं ऑफेंस उस पर लिख सकता हूँ और साथ में उसमें विटनेस की साइन करवा लूंगा, जैसे मेरे साथ के ड्रग इंस्पेक्टर हो या कोई नायब कासिद हो या पुलिस का बंदा हो, वो मेरा सरकारी गवाह होगा जो कि अदालत में जाके फिर गवाही देगा। seize such drug and all material used in the manufacture or any other article, registers, cash memos, invoices, bills, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें मुझे लग रहा है कि कोई ऑफेंस हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं कोई भी ऐसी चीज जहां पे लग रहा है रिकॉर्ड है या कोई रजिस्टर्स हैं, वो सारी चीज जहां मैन्युफैक्चर हो रहा है उसको मैं सीज कर सकता हूँ। जी की पावर्स हैं कि मैं चाहूं तो मैं जब इन्वेस्टिगेट करता हूँ, एक केस है उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे लोगों की मदद चाहिए कि मैं किसी भी बंदे को बुलाना चाहता हूँ अपने सामने, टू मेक हिम अपीयर बिफोर मी फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ एनी केस। तो मुझे असिस्टेंस चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए कोई, तो मैं कर लूंगी। जैसे मैं ये इस वक्त अपने ऑफिस में तहसील सांगला हिल में ननकाना में बैठा हूँ और मेरे सामने इस वक्त पूरी यूनियन बैठी हुई है वहां की, जिनमें सारे मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज और उसके प्रोपराइटर्स हैं, और वो जो है मैं उनसे कोई भी तफ्तीश कर सकता हूँ किसी भी केस के सिलसिले में, या किसी मुजरिम से कर सकता हूँ या कोई विटनेस से कर सकता हूँ। लॉ कैन सील एनी फैक्ट्री, ठीक है, लेबोरेटरी, शॉप, बिल्डिंग, स्टोर हाउस, गोडाउन और अ पार्ट देयर ऑफ वेयर एनी ड्रग इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, बनाई जा रही है, बेची जा रही है, बेचने के घर से रखी जा रही है, ठीक है। तो मैं किसी भी जगह को सील कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सीलिंग पावर है, जैसे आप देख रहे हैं कि मैं ये सील कर रहा हूँ। इसी तरह हम इंडस्ट्रीज को सील करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को करते हैं, हॉस्पिटल्स, मेडिकल स्टोर्स को, लेबोरेटरीज को, कलेक्शन सेंटर्स को, जहां जहां पे हमें लग रहा है कि ड्रग एक्ट की वायलेशन हो रही है या कोई एक्ट वगैरह। फॉरबिड, रोक देते हैं, फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम रिमूविंग और डिस्पेंसिंग एनी ऑफ द ड्रग्स आर्टिकल्स और एनीथिंग लाइकली टू बी यूजिंग एविडेंस ऑफ द कमीशन ऑफ एन एक्ट। आपको पता है कि फॉर्म होता है कि डू नॉट डिस्पोज ऑफ का रूल्स में। तो हम क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उसके अंदर बहुत ज्यादा मटेरियल है, अब उस सबको तो हम उठा नहीं सकते एज अ केस प्रॉपर्टी बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उसको ना जगह को सील कर दिया और हमने साथ ये लिख दिया कि इसको, वो वाला फॉर्म में लिख दिया हमने, लिखा है डू नॉट डिस्पोज ऑफ, कि इसको फॉरबिड कर दिया कि कम से कम इतने टाइम के लिए आप ये चीजें नहीं हिलाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, ये सरकारी प्रॉपर्टी है और सरकारी इन्वेस्टिगेशन में ये हमारे काम आनी, आप इसको नहीं छेड़ सकते। अब आगे आते हैं, ये तो आपको बता दी कि रोल ऑफ द फार्मासिस्ट एज ए पब्लिक हेल्थ कस्टोडियन। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, मैं चाहूंगा कि ये आप बाद में ये वीडियो पूरी दुनिया के साथ और पूरे पाकिस्तान की फार्मासिस्ट के साथ भी शेयर करें कि आपका रोल क्या क्या है, ठीक है। आपका रोल जो पब्लिक हेल्थ सेक्टर में, उसके लिए कौन सी चीजें जो काउंट करते हैं, एक्सपीरियंस काउंट करता है, कितना आपने काम किया, एबिलिटी आपकी काउंट करती है, ट्रेनिंग काउंट करती है, और वर्क सेटिंग जहाँ पे आप काम करें ये काउंट करता है, ठीक है। जैसे ये मैंने एक सीओ हेल्थ बैठे हुए हैं, और उसके बाद ये एक मीटिंग हो रही है पीएनटीसी की, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी की। तो मीटिंग्स होती है जिसमें फार्मेसी, ये जो फीमेल आप एंड पे देख रहे हैं, ये उस वक्त की दी देन ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ द हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिकल फार्मासिस्ट का भी डेजिग्नेशन है, जिसको हम कहते हैं सीपीपीओ, क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर, गवर्नमेंट के लेवल पे, डीएचक्यू टीएचक्यू हॉस्पिटल में। अब ये डीएचक्यू हॉस्पिटल कसूर था। उसके बाद आपकी ड्रग इंस्पेक्टर ऑफ हॉस्पिटल होता है, वो भी एक फार्मासिस्ट होता है, फिर फार्मेसी मैनेजर है, वो भी फार्मासिस्ट होता है, और फिर फार्मासिस्ट। तो ये एक मीटिंग हो रही है जो कि कंडक्ट करवा रही है, उसमें कन्वीन करवा रही है फार्मासिस्ट। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल, ये पंजाब की एग्जांपल दी है, जिसके अंडर हम है, हमारे ऊपर चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब है, उसके बाद ड्रग कंट्रोलर, ठीक है, और जो कि ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, फिर उसके बाद डिप्टी ड्रग कंट्रोलर, ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, और फिर हम ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं। ये ड्रग कंट्रोलर 19 का एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंटेड होता है, फिर उसके बाद डिप्टी ड्रग कंट्रोलर होता है तहसील लेवल पे, और साथ तहसील लेवल पे आपकी जो एक ड्रग इंस्पेक्टर है, ठीक है। तो ड्रग कंट्रोल एक तहसील का तो होता ही है, लेकिन वो पूरे ड्रग जो डिस्ट्रिक्ट है उसको बिखरा होता है साथ साथ। और हर पंजाब के अंदर ये है कि हर तहसील का अलग ड्रग इंस्पेक्टर है, ठीक है। अगर तहसील
लाहौर के अंदर ये कि टाउन्स डिवाइडेड है क्योंकि लाहौर बहुत बड़ा है, तो उसमें मल्टीपल ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, जैसे कैंट के हैं, समनाबाद टाउन के ड्रग इंस्पेक्टर हैं, वागा टाउन के हैं, इलामा इकबाल टाउन के हैं, गुलबर्ग के हैं, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कि डायरेक्टोरेट हमारी, हम क्या करते हैं, फार्मासिस्ट या डायरेक्टोरेट इस तरह की जो अलर्ट्स जारी करते हैं कि ये जाली मेडिसिन है, ये आप नहीं बेच सकते, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में या कोई ऐसे चीजें हैं तो आप ये बताएं, कंप्लेंट्स की हेल्पलाइंस हैं, ठीक है। तो महकमा सेहत ये चीजें कर रहा है। उसके बाद फील्ड वर्क है, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर है, फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, सैंपलिंग कर रहे हैं, चलान कर रहे हैं, सीजर कर रहे हैं, सील कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सीलिंग पावर्स हैं, इसमें ये फार्मासिस्ट, बिंग फार्मेसी, ड्रग इंस्पेक्टर काम करें। अब ये आप देख रहे हैं, ये बहुत सारे लोग मुझे घेर के खड़े हैं, क्या क्या था यहाँ पे। अब मैं तहसील चूनिया और तहसील कसूर, ये दोनों तहसीलें साथ साथ ज्वाइंट है। तहसील कसूर के अंदर से कोई ड्रग इंस्पेक्टर नहीं था, तो क्या हुआ कि मुझे एडिशनल चार्ज दिया गया तहसील कसूर का। अभी मैं तहसील चूनिया के अंदर था, तो इसमें ये एक इशू हुआ, तो उधर जाके फिर वहां पे कभी कभी फील्ड के अंदर इस तरह की चीजें आती हैं, तो वहां पे पेट्रोल छिड़क के किसी ने आग लगाने की कोशिश की, तो उसको एड्रेस किया। तो कभी कभी फील्ड में इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, ये पावर्स को आपने एक्सरसाइज करना है जो ड्रग एक्ट 1976 की है या फिर ड्रैप एक्ट की है, विद द राइट नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ठीक है। अदरवाइज अगर आप अगेंस्ट द लॉ जाके करते हो या ड्रग एक्ट 1976 के खिलाफ जाके कुछ पावर्स को एक्सरसाइज करते हो, ठीक है, या फील्ड को मैनेज करते हो, तो वो आपकी काउंट नहीं होंगी। तो फिर उसको बड़े तरीके से मैनेज किया करना पड़ा, ठीक है। तो चैलेंजेस होते हैं ड्रग एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन में या कानून का जहां पे भी निफाज होता है वहां पे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन उसको आपने एट द स्पॉट अपने माइंड के मुताबिक, नॉलेज और एक्सपर्टीज के मुताबिक डील करना पड़ता है। अब ये जीएसके की फैक्ट्री है जिसको चेक किया जा रहा है इस वक्त, और जब आपको याद होगा कि पैनाडोल की कुछ दिनों में पहले शॉर्टेज थी, तो यहाँ पे पतों के अंदर यहाँ पे जीएसके की फैक्ट्री को चेक किया रहा था पैनाडोल की, ताकि हम ये इंश्योर कराएं कि डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथ हो। और कभी कभार ये होता है कि पीछे से रॉ मटेरियल नहीं आता, जैसे रॉ मटेरियल क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि पेमेंट्स डिलेड है, तो रॉ मटेरियल नहीं है। अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं है तो वो फार्मेसी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, अगर अवेलेबल नहीं है तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चीजें जो अवेलेबल हैं वो शॉर्ट हो जाएंगी, वो लोग ब्लैक में बेचना शुरू हो जाएंगे, जिसको हम ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। उससे लोग मुनाफा कमाएंगे, ज्यादा प्राइस पे बेचेंगे, जिसको हम प्रॉफिटेरिंग कहते हैं, उसको होर्डिंग भी कहते हैं कि लोग रोक के बैठे हैं, ठीक है। स्टॉकिंग कहते हैं जिसको स्टॉक करके बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप देख रहे हैं कि क्रैकडाउन करें अगेंस्ट द स्पूरियस मेडिसिन। स्पूरियस मेडिसिन कौन सी होती है? जो जाली मेडिसिन होती है। स्पूरियस मेडिसिन विच purports to be a drug but it is not actually a drug. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कसूर के अंदर एक रेड किया जिसके अंदर 3-4 ऐसी दवाइयां पकड़ी गई, जैसे डिफेस्टन है जो प्रेगनेंसी के अंदर इस्तेमाल होती है। अब वो बिल्कुल एज इट इज, और वो क्या था कि वो सिंध से कैश ऑन डिलीवरी टीसीएस के थ्रू मेडिसिन आती थी, ठीक है। वो ऑर्डर करते थे, मेडिसिन आती थी, यहाँ से वो लेते थे, और वो बहुत, अगर 1000 रुपए की डब्बी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसको 200-250 रुपए में खरीदते थे, और यहाँ मार्केट में डिफरेंट स्टोर पर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, और असली मेडिसिन के साथ उसको मिक्स कर देते थे, ठीक है। तो लोगों को लगता था ये असली है, उसकी लेबलिंग भी, पैकेजिंग भी वैसी है, लेकिन उसके अंदर अगर सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg है तो उसके अंदर 0 mg ड्रग थी, यानी कि वो स्पूरियस जाली थी। और हमने क्या किया, हमने रेड किया, उसको पकड़ा, पहले बंदे को जो डिस्ट्रीब्यूट करने आया था, फिर उस बंदे से हमने कहा कि अगले बंदे को कॉल करो कि तुम उसको पैसा देने जा रहे हो, और उसको पकड़े, तो उसने उसको कॉल की। जब वो बंदा पैसे लेने, हमने उस पर रेड की पुलिस और असिस्टेंट कमिश्नर के साथ, और हमने उसको पकड़ा, और उसके बाद हमने उसी दिन वो ड्रग टेस्टिंग लैब सैंपलिंग के लिए भेजा, और कुछ दिन में रिपोर्ट जनरेट और पता चला ये जाली है, इसके अंदर 0 mg ऑफ ड्रग है, ठीक है। और फिर केस इनिशिएट होता है और हम ये चीजें पकड़ते हैं। और इसमें मैं आपको एक और मिसाल बता दूं कि हमारे एक बार हमारे हॉस्पिटल एक था, उसके अंदर हॉस्पिटल में एक एनेस्थीसिया देने के लिए डॉक्टर आए, ऑपरेट हो रहा था, तो पता चला कि जी वो असर नहीं कर रहा, असर नहीं कर रहा। वो रिपोर्ट किया डॉक्टर ने फार्मासिस्ट ऑफ द हॉस्पिटल को, जो कि उस वक्त क्लिनिकल फार्मासिस्ट था और ड्रग इंस्पेक्टर। क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम कहते हैं मिम्स, ठीक है, जो कि मेडिसिन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है। तो वो कनेक्टेड होता है ऊपर फार्मेको विजिलेंस और डायरेक्टोरेट ड्रग कंट्रोल के साथ। उसने वो इशू लिख के ऊपर भेजा, फार्मेको विजिलेंस विंग ने थॉट प्रोसेस किया, उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं। फार्मेको विजिलेंस विंग ने कहा कि हम इसकी सैंपलिंग करते हैं। सैंपलिंग की गई तो पता चला कि वो जो थी वो उसके अंदर क्लोरोफॉर्म था, उसके अंदर
जनरल एनेस्थेटिक की बजाय सिंपल किसी ने जाली क्लोरोफॉर्म बनाया हुआ था और उसको एज एन एनेस्थीसिया के तौर पे भेजा हुआ था, ठीक है। फिर उसके सीरीज में डिफरेंट रेड्स की गई और उस नेटवर्क को पकड़ा गया। तो अब ये देखें कि लोग कितनी जिंदगियों के साथ खेलते हैं और हमारा ड्रग इंस्पेक्टर्स कितने इंटेलिजेंटली मेहनत के साथ काम करते हैं। उसके बाद ये ड्रग टेस्टिंग लैब है जहाँ पे कौन काम करता है, फार्मासिस्ट काम करते हैं, गवर्नमेंट एनालिस्ट काम करते हैं जिसको हम कहते हैं, और वहाँ पे टेस्टिंग करते हैं। और स्टेट ऑफ द आर्ट हमारी जितनी ड्रग टेस्टिंग लैब है काफी ज्यादा, वो इवन लाहौर की और डिफरेंट, और वो WHO के साथ प्री क्वालिफाइड है। बहुत कम दुनिया में ऐसी हैं, एशिया के अंदर ऐसी हैं जो कि प्री क्वालिफाइड है। अब ये जैसे मैं बीइंग अ फार्मेसी ड्रग इंस्पेक्टर, मेरा काम नहीं है लेकिन मैं ये मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं एक सीट पे हूँ तो ये अंदर से ड्राइव आती है कि यार यू हैव टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। आपको उस मुश्किल टाइम में जब सब डरे होते हैं आपको ये चीजें तकसीम करनी है, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी है। तो मेरे साथ ये इस वक्त छांगा मांगा एसोसिएशन के सदर है, साथ ये लोग हैं बाकी स्टोर वाले, और मैं लीड बाय एग्जांपल करते हुए रोड्स के ऊपर फिरते हुए लोगों के अंदर ये तकसीम कर रहा हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल मीटिंग होती है जिसको आपने ड्रग एक्ट और उसमें पढ़ा होगा क्या, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड। जितने हमारे चलान सील या इस तरह के अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनके केसेस होते हैं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड में होते हैं, जिसमें आप सामने देख रहे हैं डिप्टी कमिश्नर बैठी हुई है। ये जो एक कोर्ट के अंदर है, ये हमारे सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है जो कि फार्मासिस्ट होता है ग्रेड 18 का। और फिर उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर्स होते हैं जो हम बैठे थे, हम अपने केस को डिफेंड कर रहे होते हैं, और मुजरिम आता है वो अपना बताते हैं, फिर या तो उसको वार्न कर दिया जाता है या उसको प्रोसिक्यूट करके उसको ड्रग कोर्ट अदालत भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो रहा है। और उसके बाद अगर जो रजिस्टर्ड अगर केस सैंपल फेल हो जाता है, उसके केसेज होते हैं रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स के, वो हमारे प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड के पास जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना आपने। ये सैंपलिंग है, कभी जैसे बीइंग फार्मासिस्ट में अपने एरिया में गवर्नमेंट सप्लाई है, ये देखें आप सरकारी मेडिसिन है, तो हम इसकी प्रोक्योरमेंट भी करते हैं, यानी कि हम आई वॉज अ पार्ट ऑफ द टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी, यानी लाखों करोड़ों की मेडिसिन होती है जो सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, BHQs, RHCs और सरकारी अस्पताल या कार्डियक सेंटर्स उनको जानी होती है। तो कंपनियों के साथ बिडिंग होती है, पेपरा रूल होते हैं जिसको प्रोक्योरमेंट होते हैं, पेपरा की सीट्स होंगी तो आप वो पढ़िएगा। उसमें फिर प्रोक्योरमेंट आपको उस रूल्स और लॉ के मुताबिक करनी पड़ती है। उसके बाद जब मेडिसिन आती है तो हम उसको, जैसे मैं ये सैंपलिंग कर रहा हूँ, उसको सैंपल करूंगा, ड्रग टेस्टिंग लैब भेजूंगा, वहां से ये जब पास हो जाएगी तो फिर ये गवर्नमेंट अस्पतालों में इस्तेमाल कराई जाएगी। इसका मतलब ये है अस्पतालों में मेडिसिन जाली नहीं होती, लेस क्वालिटी की नहीं होती, ये भी उसी स्टैंडर्ड की होती है जिस स्टैंडर्ड की आप किसी स्टोर के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये भी उसी टेस्टिंग से गुजर के आती है जिस टेस्टिंग से एक आम पैनाडोल गुजर के आएगी। और ऐसी ही बड़ी कंपनी होती है पैनाडोल GSK की, और बस पैकिंग का फर्क होता है कि वो डीफेसिंग करके पैकिंग पे लिखा होता है कि गवर्नमेंट सप्लाई का। फिर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान ड्रैप है, जो कि जब ड्रग एक्ट आया था तो उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए ड्रैप बॉडी बनाई गई थी, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई थी पाकिस्तान। फिर ड्रैप एक्ट था उसके मुताबिक, और फिर उसमें रूल्स है सारे, और फिर इसको चलाना कैसे है, मेडिसिन की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, उसकी इनलिस्टमेंट कैसे करनी है, प्रोडक्ट की इनलिस्टमेंट कैसे करनी है, इंडस्ट्रीज की मैन्युफैक्चरर्स की रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, फार्माकोविजिलेंस कैसे करनी है, कि ड्रग के बनने से लेकर ड्रग के मार्केट में आने के बाद तक, इवन अगर मार्केट में आने के बाद कोई इशू हो गया है तो ड्रैप एक रिकॉल अलर्ट जारी करता है कि इस मेडिसिन को ड्रग इंस्पेक्टर्स चेक करें और मार्केट से उठा लें, ठीक है, और कंपनीज भी इसको रिकॉल कर लें। एडवोकेटिंग फॉर साउंड लेजिस्लेशन, रेगुलेशन, पब्लिक पॉलिसी, फार्मासिस्ट अपना किरदार यहां भी अदा कर सकते हैं कि ड्रग अब्यूज के को लेके या बाकी चीजों को लेके कानून के अंदर अमेंडमेंट करवाने के लिए ड्रग एक्ट में अपनी सजेशन दे सकते हैं अपनी, अगर कोई सरकारी सतह पे है तो उसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी बॉडीज बनी हुई जैसे फार्मासिस्ट एसोसिएशंस है तो वो वहां पे अपना किरदार अदा कर सकती हैं, और ड्रग एक्ट के अंदर अमेंडमेंट हो सकती है, कानून बन सकता है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन होगा। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, जैसे ही मैं जब मंडी बहाउद्दीन में था तो ये मैंने जब डॉक्टर्स भी कोविड के पास नहीं आ रहे थे तो आई वाज चूजन एज एंड नॉमिनेटेड एज द फोकल पर्सन फॉर कोविड-19, फोकल पर्सन फॉर द प्रिंट मीडिया एंड सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। और एक और 2 ड्यूटीज एडमिनिस्ट्रेशन वो दी गई। ये मैंने पाकिस्तान में पंजाब में पहली बार मैंने फॉरेन एक बुक लिखी, सेल्फ केयर स्ट्रेटजी अगेंस्ट कोविड-19, और उस वक्त मैंने ऑनलाइन सोशल मीडिया पर बाकी सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल के साथ शेयर की, जिसके अंदर मैंने सारा कोविड का लिखा, जब इतना पता ही नहीं था डॉक्टर्स को या किसी को कोविड क्या है, क्यों है, कैसे है। उसमें इवन ये भी बताया कि WHO का
सैनिटाइजर बनाने का फॉर्मूला क्या, क्योंकि उस वक्त सैनिटाइजर शॉर्ट हो चुके थे, ब्लैक हो चुके हुए थे, तो हमने सैनिटाइजर बनाने का फॉर्मूला बताया, इसमें लिखा कि घर में भी आप सैनिटाइजर कैसे बना सकते हैं, और आप फिर बना के मैंने प्रोक्योर करा के उसके मटेरियल को और डिफरेंट सरकारी सतहों पे डिस्ट्रीब्यूट भी किया। फिर ये मेरे साथ जो दूसरी पिक्चर देख रहे हैं वियर मास्क वाली, ये मेरे हॉस्पिटल का डिस्पेंसर है जिसको मैंने राइट वे ऑफ वियरिंग मास्क, तो ये हमने छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक काम किया। और उसी टाइम पे फिर मुझे कोविड भी हुआ, और मैं अपनी तहसील में पहला केस था जिसको कोविड हुआ। क्यों? क्योंकि आई वाज जो बाकी तहसीलों से लोग आए थे उनको रिपोर्ट कर रहा था, कोई खांस रहा था, छींक रहा था, उनको रिपोर्ट करना, सेक्रेटरी के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, डीसी के साथ मीटिंग हो रही है, डायरेक्टली जो सीएम सेल है उसको रिपोर्ट कर रहे हो। तो बीइंग फार्मासिस्ट हमने सब काम किया वो वाला भी। कम्युनिटी फार्मेसी पे हम लोगों ने इंश्योर किया कि फार्मेसीज जो है वो 24 घंटे भी चले। हमने नोटिफाई किया है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे, कि कुछ ऐसी फार्मेसीज जो है उनको हमने कहा कि आपने 24 घंटे रन करना है, फार्मेसीज वहां पे अवेलेबल हो। जब सारी कोविड के अंदर लोग अपनी दुकानें बंद कर देते सब कुछ, लेकिन फार्मासिस्ट और फार्मेसी सर्विसेज वहां पे जारी थी। ठीक है। फार्माकोएपिडेमियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ द यूजेस ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स इन वेल डिफाइंड पॉपुलेशन के अंदर उसके इफेक्ट्स को हम सर्च करते हैं कि ड्रग का इफेक्ट क्या हो रहा है। अब इसमें एग्जाम्स जो आप दे सकते हैं कौन से हैं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एफपीएससी, जो कि एक वफाकी सतह के ऊपर जिसमें पूरे पाकिस्तान के अंदर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फिर उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पंजाब के अलग है, पंजाब डोमिसाइल दे सकते हैं, सिंध वाले सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन दे सकते हैं, बलूचिस्तान वाले डोमिसाइल वाले बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन दे सकते हैं, केपी वाले केपीपीएससी देते हैं जो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसी तरह एनटीएस के एग्जाम्स होते हैं, और आप जैसे ओटीएस के एग्जाम्स हैं, या फिर एचईसी के जैसे ड्रैप के भी एग्जाम्स आए हुए हैं, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, इसके एग्जाम्स हैं। ठीक है। तो ये सारे एग्जाम देके आप यू कैन आइदर बी सिलेक्टेड एज अ फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, ड्रग इंस्पेक्टर, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ड्रैप के अंदर जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर, जो भी पोस्ट है वोट एवर इट इज आप कर सकते हैं। इसकी तैयारी के लिए चैनल और बुक्स आपको पता है वो सारी हैं। ये चैनल है जिसके अंदर जैसे मैंने ये ड्रग एक्ट और लॉ, और ये आप देख रहे हैं, तो इसमें ड्रग एक्ट को कवर करवाया, ड्रग रूल्स को करवाया हुआ, ड्रैप एक्ट को करवाया हुआ, और अभी ड्रैप की तैयारी के लिए बाकी भी वीडियोस जो है उसमें टाइम टू टाइम आ रही हैं और आती जाएंगी लॉ के मुताबिक भी। ठीक है। और ये जो बुक्स हैं जो मेरी ये आपके सामने, ये फॉरेंसिक फार्मेसी, इसका मार्केट से जो था पहला एडिशन खत्म हो चुका है, इसका नया एडिशन भी एक दो दिन में आ रहा है। ठीक है। डिलीवर होना शुरू हो जाएंगी। फार्मासिस्ट है, ठीक है, सेकंड एडिशन इस वक्त रन कर रहा है मार्केट के अंदर, जिसमें 5 साल का पूरा कोर्स है। इसके अंदर सीपीआर के 20+ चैप्टर्स हैं, क्विक रिव्यूज अलहदा हैं सब्जेक्ट्स के, और सारे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव हैं, पास पेपर्स हैं, और ये फार्मासिस्ट एक होल बुक है। उसके बाद पैक मॉडल पेपर्स हैं कि 38 के करीब मैंने जो ड्रग इंस्पेक्टर, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, उनसे पेपर बनवाए हैं एज पर द पैटर्न ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, या जो अब ड्रैप की सीट सारी 100 एमसीक्यूज के, अगर वो पेपर सेटर हो तो वो क्या होंगे। तो वो मॉडल पेपर्स हैं जिससे आपने अपने आप को टाइम देना है कि ये 2 घंटे के अंदर मैं ये पेपर सॉल्व करूंगा 100, मैं इतनी नेगेटिव मार्किंग दूंगा, और फिर मैं अपने आप को पहले दिन और फिर 38th दिन देखूंगा कि मैं पैनिक को कैसे मैनेज करता हूँ, पेपर के टाइम को कैसे मैनेज करता हूँ। तो जो बंदा जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके मुकाबले में जो आपने पेपर स्पेसिमेन तक की प्रैक्टिस की होगी, आप उससे बहुत आगे होंगे, 4, 5, 10 नंबर ऊपर लेने के चांसेस होंगे, और एक आध नंबर से भी 1000 में 100 में मेरिट लिस्ट ऊपर नीचे होती है। तो आपने जब तैयारी करनी है तो बड़ा इंटेलिजेंटली करना। और फिर ये एग्जाम गाइड थी जो प्रोक्योरमेंट एडमिन ऑफिसर, प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट एडमिन ऑफिसर के लिए थी, जिसमें वर्बल एनालिटिकल का भी पोर्शन था, इंग्लिश, उर्दू और बाकी जो है इससे भी तैयारी कर सकते। 4 बुक्स लिखी हैं और इसकी सर्कुलेशन है उसमें। और अब मॉडल पेपर्स की भी जो है वो नया एडिशन उसमें आ रहा है। ठीक है। अब ये थी जो सारी इसमें चीजें हैं। इसके अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अगर मैं आप हमारे जो होस्ट है उनसे कहूँ कि वो एक एक करके जरा क्वेश्चन को अगर पढ़ के बता दें, या आप एक एक करके मुझसे पूछ लें। ठीक है, पूछ लें, और अगर कोई लिखा हुआ है उसको करना चाहे तो वो मुझसे पूछ लें जरा। Thank you so much, for taking the time to speak in the webinar. We really enjoy your session और बहुत अच्छा था। Personally मैंने बहुत enjoy किया और काफी अच्छे आपके views भी आए हैं। जो हमारे attendees और participants हैं वो बहुत खुश हैं, और बिल्कुल जो हमने पढ़ा वो आपने बिल्कुल live examples के साथ बहुत अच्छा, बहुत डिटेल में समझाया। मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपको कि आपने अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और आपने अवेयरनेस दी और हमें पूरी लाइफ एग्जाम्पल से बहुत अच्छा समझाया। और मैं पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत थैंकफुल हूँ कि वो आए और उन्होंने अटेंड किया, और बहुत अच्छा एक सेशन रहा, बहुत इंटरेक्टिव सेशन था।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। तो मैं आई एम गोइंग टू इनवाइट डॉक्टर जिब्रान खान, एडमिन ऑफ फार्मालिंक वर्ल्ड वाइड, to continue the next session, which is the question answer session. He asked or read the question, then you will reply. Thank you so much. Okay. Welcome. Thank you very much, Fatma. Thank you, for informative session. We have lots of questions. I'm selecting few of them. So people are repeating the questions like, what is the difference between the federal drug inspector and provincial drug inspector? जी, फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर, प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर ये होते हैं कि जब आप किसी प्रोविंशियल लेवल पे कोई सीट अनाउंस होती है, फॉर एग्जांपल ड्रग इंस्पेक्टर की, और आप जैसे पब्लिक सर्विस कमीशन है आपका पंजाब का और सिंध का, ये कोई आप उसके थ्रू जब पास क्या हो पब्लिक, तो आप डोमिसाइल पे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन या सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, तो आप प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पे अपॉइंट होते हो, और आपकी जो पावर्स होती हैं वो उस प्रोविंस में आप कहीं पे भी अपॉइंट हो सकते हो और वहां पे अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकते हो। ये प्रोविंशियल, जैसे पंजाब की एग्जांपल दूं तो इनका अलहदा डिपार्टमेंट डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल। अगर एक फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर है तो वो फेडरल वफाकी सतह के ऊपर है, ठीक है, और जो पावर्स हैं वो तो इनकी हैं एज पर द ड्रग एक्ट, जो इन्होंने एक्सरसाइज करनी है प्रोविंशियल ने भी और वो, लेकिन फेडरल लेवल पे अपॉइंटेड है वो फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर है, जो प्रोविंशियल लेवल पे अपॉइंटेड है वो प्रोविंशियल है। इनकी पोस्टिंग ट्रांसफर जो होगी वो सिर्फ उस प्रोविंस की हद तक होगी। फेडरल जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है उसको कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और अभी जो फेडरल का, जहां तक मुझे पता है, डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल और वो सारी चीजें थी वो ड्रैप के अंदर फिर उस तरह से मर्ज करके वो कर दी गई हैं, और आईसी जैसे इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे ऐसे फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर्स उस वक्त काम कर रहे हैं, और बाकी प्रोविंसेस पे प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर जो है प्रोविंस की सतह पे वो काम कर रहे हैं। I have another question. मैं चले उर्दू में बात करता हूँ। ड्रग एक्ट और ड्रैप एक्ट में पेनल्टीज डिफरेंट हैं, फॉलो कैसे करना है? जी, क्या आपने पूछा ड्रग एक्ट और ड्रैप एक्ट में क्या कैसे फॉलो करना? तुबा अलीम है, इनका क्वेश्चन है ड्रग एक्ट एंड ड्रैप एक्ट। ड्रग एक्ट 1976 एंड ड्रैप एक्ट 2012 में पेनल्टीज डिफरेंट है, फॉलो कैसे करना है? देखिए, जो जब बीइंग अ ड्रग इंस्पेक्टर हम किसी चीज को देखते हैं ना, तो हम ड्रग एक्ट और ड्रैप एक्ट दोनों को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, ठीक है, एक साथ। अब क्या होता है कि जो ड्रग एक्ट है उसमें पेनल्टीज गिवन है, ड्रैप एक्ट में है। ये ड्रैप एक्ट एक्चुअली एक कॉन्टिन्यूटी ऑफ ड्रग एक्ट है, ठीक है। आप इसको ड्रग एक्ट से अलग ना समझें, एक्ट अलग है, लेकिन ये समझें कि ड्रग एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ड्रैप एक्ट आया, ठीक है। तो ड्रग एक्ट 1976 के मुताबिक जो ऑफेंस होगा उसकी पेनल्टी होगी ड्रग एक्ट के मुताबिक। इसी तरह से जो ऑफेंस होगा ड्रैप एक्ट के मुताबिक या फिर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ ड्रैप एक्ट, ठीक है, तो उसका फिर पेनल्टी यानी कि जो प्रोहिबिशन है उसके मुताबिक पेनल्टी भी उसी के मुताबिक होगी जो प्रोहिबिशन ड्रैप एक्ट में। इसी तरह से जो ड्रग एक्ट के मुताबिक है उसकी सजा भी उसके मुताबिक होगी। और फॉर एग्जांपल, हम जब कोई मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, फार्मेसी पे हम कोई मेडिसिन लेते हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम देखते हैं रजिस्टर किसने करना था, रजिस्टर्ड ड्रैप ने करना था। ड्रैप किस फॉर्म पे रजिस्टर करती है, फॉर्म 6 पे या फॉर्म 7 पे करती है। तो हम अपने चालान में लिखते हैं कि एक तो उसके पास सेलिंग स्टॉकिंग ऑफ ड्रग्स विदाउट ड्रग से लाइसेंस, जैसे ड्रग एक्ट के उसमें, फिर हम ड्रैप एक्ट का लिखते हैं कि विदाउट द फॉर्म 6 फॉर्म 7 ये सेल कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम साइमल्टेनियसली पीनलाइज करवाने की तरफ जाते हैं ड्रैप एक्ट के रेफरेंस से भी और ड्रग एक्ट के रेफरेंस से भी। एक और क्वेश्चन है मोहम्मद साद सईद। I was asking about the power of inspector. I think you are asking about the federal and provincial drug inspector's power. Section 19. अच्छा, पावर जो है ना, पावर्स आपको मैंने शेयर कर दी है, प्रोविंशियल की भी और फेडरल की भी। इसी तरह से है, जब आपने देखना है कि ड्रग एक्ट क्या है, चाहे वो प्रोविंशियल है चाहे वो फेडरल है, इंस्पेक्टर, ठीक है। इंस्पेक्टर जो होगा वो उसका काम क्या होता है, इंस्पेक्टर का ये काम क्या है, टू इम्प्लीमेंट द ड्रग एक्ट। ड्रग एक्ट कहाँ पे लागू होता है, पूरे पाकिस्तान में लागू होता है। तो जो पावर ड्रग एक्ट के अंदर है वो फेडरल की भी है, वो प्रोविंशियल की भी है। जी, एक और क्वेश्चन है अब्दुल्ला अहमद। फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर वर्क अंडर सेक्शन 18 एंड ड्रग इंस्पेक्टर वर्क अंडर सेक्शन 30। सर, इस
सेक्शन इनके सेक्शन डिफरेंट है 18 और 30, इसके बारे में बताएं। सेक्शंस देखें आप, सेक्शन जो है ना, पावर्स जो है ना, पावर्स, एक में पावर्स दी गई हुई है, ठीक है। जब आपको ड्रैप की बात करते हैं उसमें फेडरल की गुफ्तगू किया गया है, और जो ड्रग एक्ट है उसमें भी फेडरल की बात की गई है, ठीक है। अगर आपको कोई डिफरेंट लग रहा है ना कि सेक्शन डिफरेंट है या पावर्स डिफरेंट है, तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। पावर्स बेसिक रहेंगी, पावर्स वही रहेंगी। जब आपसे कोई भी पूछे, किसी इंटरव्यू में पूछ लेता है, फॉर एग्जाम्पल आप ड्रैप का टेस्ट क्लियर करते हो, आपसे कोई इंटरव्यू लेता है कि फेडरल की पावर क्या है और प्रोविंशियल की पावर्स क्या है, जो भी जगह है आप उनको प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर देखता है। लेकिन जो फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर है ना, उसके पास कुछ ऐसी पावर्स भी दी गई हैं कि वो मैन्युफैक्चरर्स को भी देखता है फेडरल लेवल पे, इंडस्ट्रीज को भी देखता है। फिर कुछ इंस्पेक्शंस होती हैं, जैसे कि हम प्रोविंशियल इंस्पेक्टर है, उसने रजिस्टर करने की लाइसेंस अप्लाई कर रहा है, एक स्टोर वाला, फार्मेसी वाला, तो वो प्रोविंशियल इंस्पेक्टर जो होगा उसकी लाइसेंसिंग करेगा, इंस्पेक्शन करेगा, उसको करेगा। इसी तरह से एक FID है जो फेडरल ड्रग इंस्पेक्टर, वो एक मैन्युफैक्चरर को विजिट करेगा, मैन्युफैक्चरर की पूरी इंडस्ट्रीज को, उसकी सारी चीजें देखेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जब ड्रैप एक्ट जिसके अंदर मैन्युफैक्चरर को रजिस्टर किया जा रहा है, तो उसमें जो ड्रग इंस्पेक्टर को ऑथराइज किया जा रहा है, तो उसमें उस तरह से उसको पावर भी थोड़ी सी वो दी जा रही है, ठीक है। अदरवाइज द बेसिक पावर इज ऑल सेम। अच्छा, वी हैव अनदर क्वेश्चन। इसमें प्लेंटीज के बारे में पूछा है। तो प्रोविंशियल की जो प्लेंटीज है वो तकरीबन बहुत लेस है और फेडरल की 1 लाख से अबव है। व्हाई डिफरेंस बिटवीन प्रोविंशियल एंड फेडरल? देखिए पेनल्टीज, और ये जो पेनल्टीज होती हैं, प्रोहिबिशंस होती हैं, पावर्स होती हैं, कुछ ऐसे सेक्शंस होते हैं, ये चीजें होती हैं जिसमें ना टाइम टू टाइम अमेंडमेंट भी आती है, ठीक है। अगर एक चीज की आज पेनल्टी कम थी, अमेंडमेंट में वो चीजें ज्यादा हो जाती हैं, कम हो जाती हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हमारे जो असेंबली है या जो कानून पास हो रही है, वो जो कानून का हिस्सा बन रहा है, वो क्या कहता है, ठीक है। पेनल्टीज जो हैं, कुछ ऑफेंस होते हैं जो मैन्युफैक्चरर के हैं, यानी कि एक बंदा जो पकड़ा गया, वो बना ही स्पूरियस मेडिसिन रहा है, ड्रैप के अंदर, ड्रैप ने रजिस्टर करना है, ड्रैप ने इंश्योर करना है कि उसके बाद फॉर्म 6 हो, ड्रैप ने इंश्योर करना है उसके बाद फॉर्म 7 हो, ड्रैप ने इंश्योर करना है उसके बाद XYZ चीजें हो, लेकिन वो नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से उस ऑफेंस की नौयत के हिसाब से उसकी जो पेनल्टी है वो भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, या उस ऑफेंस के लिहाज से उसकी पेनल्टी कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से कुछ होते हैं जैसे सेलिंग, स्टॉकिंग होते हैं, एग्जिबिटिंग, फॉर जैसे छोटे मोटे फार्मेसी मेडिकल स्टोर वाले, उस हिसाब से उनकी पेनल्टीज भी कम हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने क्या कहते हैं, ड्रग एक्ट के हिसाब से अलहदा माइंड में रखना है, ड्रैप एक्ट के हिसाब से अलहदा माइंड में रखना है। बस ये देखना है कि एक्ट में प्रोहिबिशन क्या है और उसकी पेनल्टी क्या है, इसी तरह ड्रैप एक्ट में प्रोहिबिशन क्या है और ड्रैप एक्ट में उसकी पेनल्टी क्या है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है साथ सहित। व्हाट इज द लीगल पावर ऑफ प्रोविंशियल ड्रग इंस्पेक्टर टू डील विद मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज फैसिलिटी? लीगल पावर ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर जो मेडिकल डिवाइसेस के साथ है, देखें जो ड्रग इंस्पेक्टर है ना, उसके पास जब भी कोई ऐसा चीज आती है, जैसे मेडिकल डिवाइसेस है, ठीक है, मेडिकल डिवाइसेस के अपने रूल्स हैं, इसी तरह से ड्रग एक्ट है तो ड्रग एक्ट के रूल्स हैं, इसी तरह से कोई कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक एक्ट आ रहा है, कॉस्मेटिक के रूल्स आएंगे, फिर उसके बाद, ठीक है, कोई एक्ट आता है ना तो उसके फिर रूल्स आते हैं। मेडिकल डिवाइसेस कभी इसी तरह से है। तो जब हम किसी जगह पे रेड करते हैं, चेक करते हैं और हमें कोई मेडिकल डिवाइस मिलती है, तो हम उसमें देखते हैं कि क्या ये रजिस्टर्ड है, क्या ये स्मगल तो नहीं है, क्या इंपोर्टेड तो नहीं है, क्या ये ड्रैप के साथ रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर तो वो नहीं है ड्रैप के साथ रजिस्टर्ड, ठीक है, तो हम फिर उसको सीज कर लेते हैं अपने फॉर्म नंबर 5 पे, और फॉर्म 5 पे हम ये लिख देते हैं कि ये मेडिकल डिवाइसेस रूल्स की खिलाफ वर्जी है। और फिर वो जो भी XYZ रूल्स हैं या उसके अंदर कौन सी चीजें, वो फिर उसमें वो देख लेते हैं, और फिर उसमें जब हम कोर्ट के अंदर केस को लॉन्च करते हैं तो हम लिखते हैं कि ये फलां फलां रूल की फलां फलां चीज की खिलाफ वर्जी है मेडिकल डिवाइसेस की। एक और क्वेश्चन है सर, आई हैव वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अबाउट द शेड्यूल G ड्रग्स. Some drug inspectors say only the drug mentioned in the schedule G are considered. Some DIs says that there are sold according to the class, means whole class included. Kindly elaborate it and give some solid points. अच्छा, ये देखें कि ना, हाँ, मेडिकल स्टोर और फार्मेसी के अंदर फर्क ये पहले बताया गया था कि जी मेडिकल स्टोर के ऊपर शेड्यूल G की मेडिसिन नहीं रख सकते। अब साथ ही साथ शेड्यूल G को जब देखा गया
तो उसमें कुछ लिमिटेड ड्रग्स हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा ड्रग्स नहीं है, ठीक है। फिर ये देखा गया कि अगर ये लिमिटेड ड्रग है, इसमें कोई टाइम टू टाइम अमेंडमेंट नहीं हुई, ठीक है, तो ये जो लिमिटेड ड्रग है उसमें कई कंट्रोल ड्रग्स भी हैं, एक किस क्लास की हैं, ठीक है, उस क्लास की ड्रग्स को देखा गया, ठीक है। तो ओवरऑल ये देखा गया कि मेडिकल जो स्टोर्स है उस पर कंट्रोल्ड सब्सटेंसेस, नारकोटिक्स, स्टेरॉइड्स, शेड्यूल जी, ये जो ड्रग्स हैं इसको आप नहीं रख सकते, आप इसकी सेल परचेज नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास एक फार्मासिस्ट नहीं है। सिर्फ फार्मासिस्ट को ऑथराइज किया गया कि वो जो फार्मेसी का लाइसेंस होगा उसके ऊपर सेलिंग, स्टॉकिंग, एग्जिबिटिंग फॉर सेल ऑफ द शेड्यूल जी ड्रग्स, ऑफ द कंट्रोल्ड आइटम्स, ऑफ द नारकोटिक्स, ऑफ द स्टेरॉइड्स या डेरिवेटिव्स या हार्मोन्स या ये सारी चीजें हैं, ये किया गया। तो हर वो चीज जो कि फार्मेसी पे अलाउड है, ठीक है, फॉर्म से जो नारकोटिक है, स्टेरॉइड्स है, कंट्रोल्ड है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ फार्मासिस्ट कर सकता है, लेकिन वो आप नहीं कर सकते शेड्यूल जी वाली और XYZ रिलेटेड आइटम्स बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी और क्लास एक मेडिकल स्टोर के ऊपर। और अगर वो होता है तो फिर हम उस पर लिख देते हैं ऑफेंस, जब चलान करते हैं कि सेलिंग, स्टॉकिंग, एग्जिबिटिंग फॉर द सेल ऑफ नारकोटिक एंड स्टेरॉइड सब्सटेंसेस इन द एब्सेंस ऑफ द फार्मासिस्ट, और कॉन्ट्रवेंशन ऑफ एक्ट विद रिस्पेक्ट टू द सेलिंग, स्टॉकिंग जो शेड्यूल जी के अंदर मेडिसिन है। जी, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि जो इंस्टीट्यूशंस की सप्लाई होती है वो दूसरी जगह पर अवेलेबल हो जाती है, तो इस पे कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? किसकी सप्लाई का आपने? इंस्टीट्यूशंस की, जो इंस्टीट्यूशंस में सप्लाई होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, और वो काफी हाँ जी, जगहों पर सेल हो रही होती है, हाँ जी, प्रोहिबिटेड भी लिखा हाँ, हुआ होता है, नॉट पॉसिबल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हम पकड़ते भी हैं। हॉस्पिटल के अंदर आती है हॉस्पिटल की मेडिसिन, एक बजट होता है, उसके अंदर प्रोक्योर करते हैं, वो आगे हॉस्पिटल की। अच्छा, ये इंस्टीट्यूशन में से मेडिसिन पिल्फरेज होती है, चोरी होती है, लीक आउट होती है वहां से। कई बार ये देखा गया जब इन्वेस्टिगेशंस की जाए कि हॉस्पिटल के अपने डिस्पेंसर्स या नर्स या क्या, उन्होंने अपने क्लिनिक्स बनाए होते हैं, या उनके रिश्तेदार होते हैं उन्होंने क्लिनिक्स बनाए होते हैं, मेडिसिन वहां से लेके जाते हैं, डेली बेसिस पे थोड़ी थोड़ी करके निकालते हैं। अगर डेली भी थोड़ी मेडिसिन को पिल्फरेज किया जाए या चोरी किया जाए तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगी मेडिसिन इकट्ठी, वो अपने स्टोर पे रखते हैं, फिर छुपा के उसको लोगों को लगाते हैं, बेचते हैं। अच्छा, जब हम जाते हैं वहां पे और हम देखते हैं कि इन्होंने मेडिसिन को बेचा जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वो ऑफेंस है, हम उसका क्या करते हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड को लेटर लिखते हैं कि वी नीड द परमिशन फॉर प्रोसिक्यूशन एंड परमिशन फॉर FIR अगेंस्ट दिस एक्यूज्ड पर्सन। हमें बोर्ड जिसमें डिप्टी कमिश्नर ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा, इसने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी बेची है, रखी है, सेल किया है, स्टॉक किया है, तो हाँ ये एक ऑफेंस है। तो पूरा बोर्ड कंसेंसस के साथ फिर परमिट कर देता है उनके खिलाफ FIR। फिर हम उस FIR कटवाते हैं, FIR में वो गुनाहगार साबित होता है। जब साबित होता है तो हम उसका केस अदालत लेके जाते हैं। अदालत में जब जज पूछते हैं हमसे बताएं तो हम उनको FIR दिखाते हैं कि ये देखें, ये गुनाहगार साबित हुआ, बोर्ड ने भी इसको प्रोसिक्यूट किया और इसके खिलाफ ये एविडेंस है, ये पिक्टोरियल एविडेंस है, ये मैंने इससे मेडिसिन ली, उसका बैच नंबर ये था, और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है और उसको फिर सजा होती है उस तरह से। अच्छा, एक और क्वेश्चन है जी, मिस सिमरा फरहान का, अगर मेडिकल स्टोर सील हो जाता है तो क्या फार्मासिस्ट के लाइसेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, हमने ये देखा और मैं हमेशा फीमेल्स को कहता हूँ कि आप अपनी कैटेगरीज को रेंट आउट ना करें। क्यों? क्योंकि जब आप कैटेगरी को रेंट आउट करते हैं, मतलब मैंने देखा कि एक फीमेल एक जगह पे रहती है, 3 शहर छोड़ के दूर या किसी और डिस्ट्रिक्ट में उसने अपनी कैटेगरी को रेंट आउट किया, तो फीमेल को इनका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्यों? मेल को तो पड़ता ही, ऑब्वियसली जब सील करेंगे तो उसको जवाब देने और उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, मीटिंग में आना पड़ेगा, डिप्टी कमिश्नर के सामने आके पर्सनल हियरिंग पे बताना पड़ेगा, शो कॉज का रिप्लाई करना पड़ेगा कि वहां पे क्या था। लेकिन मैं आपको एक केस सिनेरियो बताता हूँ। हम कई मेडिकल स्टोर फार्मेसीज को पकड़ते हैं जहां से बैंड मेडिसिन मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाइग्रा मिल गई, सेक्सुअल चीजों के लिए मेडिसिन मिल रही है, क्रीम्स मिल रही हैं, स्प्रेज मिल रहे हैं, और उसकी लाइसेंसिंग किसके नाम पे? फार्मासिस्ट के नाम पे। फार्मासिस्ट वहां पे कौन है? फीमेल है, और फीमेल वहां पे है नहीं। जब ड्रग इंस्पेक्टर आया, उसने जब उसको देखा और उसने चलान या सील किया, तो उसने लिखा कि सेलिंग, स्टॉकिंग, एग्जिबिटिंग ऑफ ऑल दीज मेडिसिन इन द एब्सेंस ऑफ अ क्वालिफाइड पर्सन, और इस फार्मासिस्ट का नाम लिखा। तो उसमें मुजरिम ठहराया प्रोपराइटर को, उस फार्मासिस्ट को, के
this medicine, this pharmacist daughter of this with having CNSA this absent, और वो मुजरिम हो गए अब 2, उसके बाद जो भी वहां पे बेच रहा है उसको मुजरिम करेंगे। तो ये 2-3 मुजरिम जो होंगे, ये फिर जब केस जाएगा तो इनको फिर जब DQCB या PQCB के सामने आना है, तो ये एक फीमेल जब आएगी किसी उसके सामने मीटिंग में, और उसको क्या डिफेंड करेंगी कि ये चीजें मेरे लाइसेंस के अंदर बिक रही थी, ये जो चीजें जो बेच रहे थे इतनी बैंड या स्मगल्ड आइटम या 2 नंबर चीजें, अशिया या नार्कोटिक स्टेरॉइड्स है, ये मैंने सुपरवाइज करनी थी। क्यों? क्योंकि बीइंग मेल और फीमेल फार्मासिस्ट, मैंने इसको एफिडेविट दिया था लिख के कि आई शैल पर्सनली सुपरवाइज द सेल एंड परचेज ऑफ ड्रग्स, ठीक है। लेकिन मैं वहां नहीं थी, तो आप डिफेंड क्या करेंगे? ये तो इटसेल्फ आपका कसूर है कि एक तो सेल हुई और आप वहां नहीं थी या थे, ये भी आपका ऑफेंस है। तो आप जो कि इसके आंसरेबल हैं, तो फिर ये प्रोसिक्यूट होगा, फिर इसके ऊपर हो सकता है सजा हो सकता है कि कोर्ट आपको कह दे कि जी आप इतना बड़ा ऑफेंस है कि आपकी कैटेगरी को कैंसिल कर दें, ठीक है। तो कई चीजें हैं जो हो सकती हैं, तो इस पे जरा अपने आप को, खासतौर पे फीमेल्स को हमेशा कहता हूँ कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अच्छा, एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आपके जो ड्रग लेबलिंग रूल्स हैं उसमें कहा जाता है कि आपकी जो लास्ट है बी प्रिस्क्राइब्ड और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस, उसमें कैटेगराइज किया हुआ है, और अमूमन हर जो प्रोडक्ट्स होती हैं हर पैक के ऊपर ये लाइन लिखी जाती है कि कोई आपकी क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं या प्रोफेशनल ड्रग एनलिस्टमेंट या प्रोडक्ट एनलिस्टमेंट की बात कर रहे हैं? फार्मास्यूटिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, अच्छा अच्छा, कुछ कैटेगरीज हाँ के लिए हाँ, कहा जाता है, और देखें हर देखें देखें, मैं मेडिसिन बताता हूँ आपको। OTC है उसमें आपने भी। ना, आपने जब ड्रग एक्ट पढ़ते हैं उसके नीचे ड्रग रूल्स दिए गए, जैसे पंजाब ड्रग रूल्स हैं। अब पंजाब ड्रग रूल्स 2007, जो पंजाब की बात करूं, उसके अंदर शेड्यूल्स दिए गए हैं, बी है, डी है। अच्छा, शेड्यूल में लिखा गया है नॉट टू बी सोल्ड विदाउट द परमिशन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है। अब ये जो मेडिसिन होती हैं ये उसकी लिस्ट है। इसी तरह से कुछ मेडिसिन जो आपको देखा होगा, लिखा होगा कि आप ये नहीं यूज कर सकते विदाउट प्रैक्टिशनर, ठीक है। अगर वो सेल होती है तो हम उस पर भी चलान सील करते हैं, ठीक है। तो कई ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं, नार्कोटिक्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, कंट्रोल आइटम्स हैं, हार्मोन डेरिवेटिव हैं, जो आप नहीं बेच सकते, और उसका भी रिकॉर्ड रखना है। और उसका रिकॉर्ड हम मांगते हैं कि मतलब ये कंट्रोल आइटम है, तो एक आपको प्रिस्क्रिप्शन चाहिए उसकी। अब आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन एज पर लॉ मेंटेन करोगे, लेकिन लोग नहीं कर रहे, नहीं करते, तो हम उसमें लिखते हैं कि वे बी और डी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ये। और उसमें आइडियली ये होता है कि जब आपके पास कोई पेशेंट आए, आप उसकी प्रिस्क्रिप्शन को पकड़ो, उसको अपने पास रखो, मेडिसिन दो, अगली बार है उस प्रिस्क्रिप्शन को रिफिल कर दो, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे तो कम से कम उसकी पिक्चर लेके अपने पास डिजिटली स्टोर कर लो, ठीक है, ताकि आपसे जब कोई इंस्पेक्टर या अथॉरिटी आके पूछे तो आपको कि मेरे पास ये थी, एंड यस दिस मेडिसिन वाज सोल्ड अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है जी। एक हम लास्ट में we have only minutes, we are just going to close the session. सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना कैमरा ऑन कर लें मोबाइल में। एक लास्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। ओवर प्राइसिंग मैकेनिज्म चेक करने के लिए प्रिवेंशन लेवल पे आपको किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, और आपके पास क्या मैकेनिज्म है कि आप ओवर प्राइसिंग को चेक कर सकते? देखिए, हमारे पास अगर प्राइसिंग की बात करें तो वो ड्रैप नहीं करना है, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, जो भी मैकेनिज्म है वो उनके पास है, उनका बोर्ड बैठता है, कमेटी बैठती है, बोर्ड के बाद उसका जो भी मिनट्स साइन होते हैं, जो भी है उसके बाद वो प्राइसिंग को एग्री करते हैं, ठीक है। और कई उनके मीटिंग्स होती हैं, जो कि कंपनीज है, जैसे कई कंपनीज होती हैं वो अपनी रिक्वायर्ड मेडिसिन की जो डिस्ट्रीब्यूशन उसको रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको शायद रॉ मटेरियल महंगा पड़े, चीजें महंगी पड़ी, उनकी पूरी नहीं हो रही। फिर उनकी नेगोशिएशन हो गई है, कमेटी के साथ बैठे हैं, जो भी है, फिर उस पर एग्री होता है। जैसे पैनाडोल की प्राइस का आ रहा था, पैनाडोल शॉर्ट हो गई थी, तो फिर ड्रैप ने क्या किया कि उसकी प्राइस को ऊपर किया। अब कई बार क्या होता है कि जब मेडिसिन शॉर्ट होती है ना मार्केट में, तो लोग उसको ओवर प्राइस करके बेचना शुरू कर देते हैं। हम वहां पे बीइंग रेगुलेटर क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमें जैसे ड्रैप ने लेटर लिख दिया कि पैनाडोल की हमने इतनी प्राइस बढ़ाई है, इससे ऊपर अगर है तो आप उसको पकड़ लें। हमने फिर देखा जो स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर हमारे पास आया SRO के इतनी प्राइस है, हमने देखा, हमें पर कंप्लेन है, PM पोर्टल सिटीजन्स की कंप्लेन आती है, तो हम उस पर फिर मैंने देखा कि अच्छा ये फला मेडिकल स्टोर ने ये बेच दिया ज्यादा इसमें, मैंने उस मेडिकल स्टोर पर रेड किया और उसका चलान किया,
चलान करते हैं, सील करते हैं कि आपने क्यों ओवर प्राइसिंग की, ओवर प्राइसिंग, प्रॉफिटेरिंग, होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, स्टॉकिंग जो है, इसके ऊपर फिर हम एक्शन लेते हैं। और ये पॉलिसी जो है ये ड्रैप इम्प्लीमेंट करता है और ड्रैप ही डिजाइन करता है इसको। Okay. Last and least, it's a very informative session. We are conducting. We'll invite like in future, near future, as per the topic of the need. अब जो हमारी नीड्स होती है उस बेसिस पे हम बहुत सारे टॉपिक्स हम दिस इज अवर 16 वेबिनार अब तक हम कर चुके हैं। हम इंटरनेशनल स्पीकर्स को बुला चुके हैं, पाकिस्तान में ड्रैप की भी इनवाइट कर चुके हैं। दिस इज फर्स्ट प्रोवेंशन लेवल। हमने एक प्रोवेंशन वेबिनार भी अरेंज किया कि उसमें इंटरेक्शन मिले। हमारी जो न्यू जनरेशन है जो अभी पास आउट हो रहे हैं या जिन्होंने अपनी कोई डायरेक्शन सेट करनी है, उनको कोई डायरेक्शन मिल सके कि हमें पाकिस्तान के अंदर क्या फ्यूचर है या फ्यूचर के लिए हमारे क्या फ्यूचर है। हमने क्लिनिकल पॉलिसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, हर एस्पेक्ट्स में अपने वेबिनार्स को किया। फार्माको विजिलेंस, रेगुलेटरी अफेयर्स, एक्सपोर्ट, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो अभी फ्यूचर में भी हमने बहुत सारे अपने अलाइन किए हुए हैं कि हम किन कंट्रीज में जा सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, पाकिस्तान का पोटेंशियल हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब आपके साथ हम इंटरेक्ट रहेंगे और हम अपने ऑल पार्टिसिपेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ टच रहें। लर्निंग प्लेटफॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपको पेड में भी नहीं मिल सकती। तो आप डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। आपने आज का सेशन देखा कि मोर देन 100 पार्टिसिपेंट, मोर देन मैनी पार्टिसिपेंट ड्राफ्ट द मैसेज कि हमें मैसेज किए गए कि आप हमें स्लॉट नहीं कि जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज करें उसमें 100 पार्टिसिपेंट की हमारे पास एक स्लॉट है, उससे अबव हम ऐड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे जितनी हम ऐड कर सके वो ऐड हुए। और आपका सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट था और बड़ा इंफॉर्मेटिव था। हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। लोगों के बहुत सारे सवाल थे जो रिपीटेड भी थे, जो हमने नहीं किए, जिनके आंसर्स सबको नॉर्मली पता होते हैं। तो हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए कि जिसमें हम डिस्कस कर सकें या हमें कुछ फायदा हो सके जो कहीं पे लिखे हुए नहीं है। कुछ इन हैंड एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल्स होते हैं और कुछ हमारी वर्डिंग्स होती हैं, कुछ लॉज होते हैं। तो आपकी प्रैक्टिस लॉज तो बहुत डिफरेंट कर रहे होते हैं और उसको इंटरप्रिटेशन जो होता है वो एक आपको एक बता रहा होता है कि इसको इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है। तो थैंक यू वेरी मच। अब मेरी सबकी रिक्वेस्ट है, वी हैव 30 सेकंड्स। आप सब अपना कैमरा ऑन कर लें कि हम एक अपना मेमोरेबल पिक्चर लेते हैं जिसमें हम अपने आप को सेव करते हैं। इस वेबिनार के अंदर हमारे पास ये लोग और फिर हम फ्यूचर में भी आपके साथ इसी तरह इंटरेक्ट रहेंगे और आपके साथ इसी तरह से हम इंटरेक्शन करते रहेंगे कि फ्यूचर में हमें जो जो वेबिनार्स होते रहेंगे हम आपको भी लाइक इनवाइट करेंगे। आप हमारे आने वाले वेबिनार्स में इंटरेक्ट करें, पार्टिसिपेट करें। हम इंटरनेशनल स्पीकर्स के साथ भी आपको इंटरेक्ट करेंगे। इवन हमारे अलाइंड इंस्पेक्टर्स हैं इन आवर नेबरिंग कंट्री, उनका भी लॉ जो है एज अ ड्रैप हमारे भी एक्सट्रैक्टेड वहीं से इंडिया से ही है, मिलता जुलता हमारी क्लॉजेज हैं बहुत ज़्यादा, हमारे लॉज के साथ मिलते। तो हम एक सेशन नियर फ्यूचर में इंडिया के ड्रग इंस्पेक्टर्स के साथ करेंगे कि आपका पाकिस्तान के ड्रग इंस्पेक्टर्स क्या है और इंडिया के ड्रग इंस्पेक्टर्स की क्या पर्सपेक्टिव्स है। नियर फ्यूचर में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप जिस भी इंटरनेशनल स्पीकर साथ अगर करें ना तो आप जिसमें टू शो द पॉजिटिव फेस ऑफ पाकिस्तान, तो मुझे लाजमी लीजिएगा क्योंकि आपके पास अगर टाइम है बता दूं कि देखें हमें ना एज एन एम्बेसडर काम करना है अपने प्रोफेशन का, खासतौर पर पाकिस्तान के, और इसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है। और कोई भी जो आप में से जो ये सुन रहा है या जो भी यंगस्टर्स है ना, वो जो सोचते हैं वो बन सकते हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहें, आपने बस ये सोचना है कि इन नेक्स्ट 5 years यू हैव टू सेटल योरसेल्फ। अगर आप गवर्नमेंट में चाहते हैं, आज की आपकी तैयारी ड्रैप की कल के पीपीएससी में काम आएगी, उसकी तैयारी आपके डबल तैयारी आपके एफपीएससी में काम आएगी। तो आपकी मेहनत रहेगा नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप कोशिश करें, आपको मेरी जहाँ पे सपोर्ट चाहिए मॉरली भी, आपको किसी नॉलेज के हिसाब से चाहिए, कोई स्पीकर के हिसाब से चाहिए, तो मैं आप लोगों के साथ है। आप लोगों को बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एंगेज किया, और जहाँ पे भी होगा मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू वेरी मच। लाइक मैं डॉक्टर फातिमा को कहूँगा कि एक पिक्चर ले लें, इसको मेमोरेबल कर लें और फाइनली वी आर गोइंग टू क्लोज द सेशन। थैंक यू वेरी मच। लाइक आप सबको सिर्फ 10 सेकंड जाते हैं, आप अपना कैमरा ऑन कर लें, हम एक पिक्चर लेके सेशन को क्लोज करने की
Thank you very much. Like, inshallah we will connect again. और आपसे फिर एक इंटरेक्शन हमारा रहेगा कि आपसे हम एक इंटरेक्शन और करें, एक और सेशन के साथ करें. आज के लिए thank you very much. Inshallah we will connect again in very soon. Thank you. Thank you everyone. Thank you so much, participants. We are going to end our session. See you to the next webinar too. Thank you. Allah Hafiz.